कि माइक्रोब्स हमारे लिए कैसे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं कि हमें कोई ना कोई डिसीज़ कॉज करते हैं। केमिकल, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में कैसे हमारी हेल्प कर रहे हैं। पेट्री डिश क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। ऑर्गेनिक मटेरियल अवेलेबल है तो मैम उसको डिग्रेड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया और द माइक्रोब्स। फ्लैजेला मूवमेंट पे हेल्प करते हैं किसी भी बैक्टीरिया की। ये आपके बैक्टीरियाज को हेल्प करते हैं इन डूइंग द मूवमेंट इन दैट पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पे भी वो प्रेजेंट हैं। सो देखते हैं क्या क्या हमारी हेल्प होती है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो के। आज हम बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में थर्ड लेक्चर लेके आए हैं अपना। द चैप्टर नेम इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था कि माइक्रोब्स हमारे लिए कैसे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं कि हमें कोई ना कोई डिसीज़ कॉज करते हैं। ऑन द अदर हैंड हम यहाँ पे ये देखेंगे कि वन ऑफ द एस्पेक्ट इज़ दिस कि वो हमें डिसीज़ कॉज कर रहे हैं, बट अदर दैन दैट एज वेल वो हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा भी कर रहे हैं। Micro organisms are the organisms which are very minute in structure, will not able to see them by our naked eyes, will able to see only under the microscope because the smaller size of them. But क्या सिर्फ वो डिसीज़ ही कॉज करते हैं? क्या उनका कोई फ़ायदा हमें नहीं है? तो फ़ायदा हमें है। क्या फ़ायदा है? उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम फर्दर अदर हमारे सब टॉपिक्स हैं कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में क्या हमारे हेल्प करते हैं। हमारी जैसे कर्ड मेकिंग आपने सुना है, पढ़ा है। इंडस्ट्रियल में क्या हेल्प करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इनका क्या रोल है, बायोगैस, बायो कंट्रोल एजेंट एज वेल एज बायो फर्टिलाइजर्स, ये सारे इनके फ़ायदे हैं। हमने डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा और देखा, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं बच्चों जिनके हमें फ़ायदे हैं। और इनके फ़ायदे हमें क्या क्या होते हैं, आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हो उनमें से कुछ चीज़ें फॉर श्योर आपने ऐसी खाई होंगी जिसमें माइक्रोब की हेल्प से वो चीज़ें आपकी बनी होंगी। इडली, डोसा, ये सारी चीज़ें आपकी फर्मेंटेशन से बनती हैं। एंड फर्मेंटेशन में आपकी हेल्प कौन करते हैं? आपके बैक्टीरियाज एज वेल एज फंगस। सो एक एक करके सारे सब टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट्स कम। ओके, सबसे पहले जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स कहाँ से डिराइव हुआ है? इट्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब बहुत माइन्यूट ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये किस किस कैटेगरी में आपके फॉल करते हैं? इसी में आपके आ जाते हैं बैक्टीरियाज, फंगस भी आती है, आपके वायरसेस भी आते हैं, एज वेल एज आपके कुछ एल्गीज भी आती हैं। बट यहाँ पे हम इनकी मेजर बात करेंगे। वायरसेस आर द बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस आर बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म। बॉर्डर लाइन का क्या मतलब होता है बच्चों? बॉर्डर लाइन का मतलब है कि मैम ना तो ये लिविंग है सही से, ना ही ये नॉन लिविंग है सही से, ये दोनों के बीच में लाइक करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। अगर ये बॉडी के बाहर हैं तो दे आर नॉन लिविंग। इफ दे आर प्रेजेंट inside the body then they become living and uses the host machinery for the multiplication of their own. इनके पास जेनेटिक मटेरियल सिर्फ प्रेजेंट होता है इधर इन द फॉर्म ऑफ RNA और DNA विच इज कवर्ड बाय द प्रोटीन कोट एंड इट विल बी इन्फेक्शियस इफ कम अंडर इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। सो बेसिकली ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें जो हमारी मेजर हेल्प करते हैं हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, वो आपके बैक्टीरिया और फंगस में ही हम मेजर देखेंगे। सो देखते हैं क्या क्या हमारी हेल्प होती है। यहाँ पे आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा व्हाट इज़ माइक्रोब एंड हाउ दे डू हेल्प यू, मतलब व्हाट आर देयर कैटेगरीज। एंड डिसीज कॉजिंग हमने ऑलरेडी देख चुका है। हमने प्रोटोजोवन, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल सारी टाइप की डिसीजेस उस पर्टिकुलर क्लास में देखी थी एज वेल एज हेल्मिंथिक। अभी हम देख रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमें हेल्प करते हैं इन मेनी अदर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। सो नंबर 1 बैक्टीरियाज यहाँ पे आपको कुछ दिखाए हुए हैं 1500x, मतलब जो उनका साइज है उससे 1500 गुना ज़्यादा करके आपको यहाँ पे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने दिखाए हैं। ये रॉड शेप्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आप बैक्टीरियाज हैं। बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स होती हैं, रोड है, आपका कॉमा शेप है, आपका कोकस शेप है, डिफरेंट शेप्स है। दिस इज द कोकाई शेप और द कोकस और द स्फेरिकल शेप। ये भी मैग्नीफाइड है एट 1500x। यहाँ पे आपको एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया दिखाया और उसके डिफरेंट फ्लैजेलास दिखाए हुए हैं।
फ्लैजेला क्या होते हैं? फ्लैजेला मूवमेंट पे हेल्प करते हैं किसी भी बैक्टीरिया की। ये आपके बैक्टीरियाज को हेल्प करते हैं इन डूइंग द मूवमेंट इन दैट पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पे भी वो प्रेजेंट हैं। वन मोर थिंग, बैक्टीरियाज ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बॉडी में मिल रहे हैं मैम, या फिर मैम एनिमल बॉडी में मिल रहे हैं। बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट एवरीवेयर, इवन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक और ख़ास बात है कि ये क्या है? ओमनी प्रेजेंट हैं। ओमनी प्रेजेंट का क्या मतलब होता है? ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट बोले तो बच्चों सर्वव्यापी, हर जगह प्रेजेंट है। चाहे आप किसी हॉट वेंट में चले जाओ, चाहे आप हॉट गीज़र्स जो होते हैं आपके, जहाँ पे गर्म पानी या ये सब होता है, वहाँ पे भी ये मिलेंगे। इसके अलावा किसी आइसी जगह, अपने जो नॉर्थ और साउथ पोल है वहाँ पे आप चले जाओ, वहाँ पे भी आपको क्या दिखाई देंगे? दीज माइक्रोज आर प्रेजेंट ओवर देयर एज वेल। ये किसी मैम दलदली जगह पे भी मिलेंगे, किसी नॉर्मल जगह पे भी मिलेंगे। मतलब आप डेजर्ट में चले जाओ, डेजर्ट में मिलेंगे, आप सी में चले जाओ, सी में मिलेंगे, हर जगह ये प्रेजेंट हैं। इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं हम? ओमनी प्रेजेंट बोल रहे हैं। जहाँ आप सोचोगे कि लाइफ नहीं हो सकती, वहाँ पे आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे। तो इनकी सस्टेनेबिलिटी हर एक पर्टिकुलर जगह में है, हर एक पर्टिकुलर पार्ट में है, प्रेजेंट हैं, अवेलेबल हैं, हर जगह आपको ये दिखाई देंगे एज वेल एज मिलेंगे। नेक्स्ट ये बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज एक वायरस है बच्चों। बैक्टीरियोफाज क्या करता है? ये इन्फेक्ट करता है किसको? आपके बैक्टीरियाज को। तो बताओ, बैक्टीरिया खुद एक छोटी सी एंटाइटी है, उसको भी कॉज कर रहे हैं। बताओ कौन? बैक्टीरियोफाज। ये इनका हेड रीजन होता है जिसमें इनका जेनेटिक मटेरियल होता है। ये कोलर है, टेल है, यहाँ पे आपके फाइबर्स हैं। दीज फाइबर्स विल हेल्प दिस बैक्टीरियोफाज टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया फर्दर। दिस इज एडिनोवायरस। ये बहुत सारी डिसीजेज, रेस्पिरेटरी डिसीजेज हमें कॉज करता है। एडिनोवायरस वन ऑफ द वायरस है। ये अगेन आपको एक रोड शेप क्या दिख रहा है? यहाँ पे वायरस दिख रहा है। ये वायरस क्या है? आपका टोबैको मोजाइक वायरस, TMV। टोबैको मोजाइक वायरस टोबैको प्लांट में क्या करता है? इन्फेक्शन कॉज करता है। दिस इज व्हाट इज टोबैको मोजाइक वायरस। दिस इज ऑल्सो वायरस एंड हैविंग द रॉड शेप। सो दिस इज कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया पेट्री डिश। मान लेते हैं आपने क्या करा, आपको कहीं पे दिख रहा है कि यहाँ पे बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं या अवेलेबल हैं। आपने क्या करा? उस पर्टिकुलर जगह से उन बैक्टीरियाज को पिक करा और अपना पेट्री डिश लिया। पेट्री डिश क्या होता है? पेट्री डिश एक पर्टिकुलर लैबोरेटरी अपैरेटस है। इस पेट्री डिश में आप क्या करते हैं? इस पेट्री डिश में हम रखते हैं अपना मीडियम कुछ ना कुछ, एंड उस मीडियम में हम ग्रो करते हैं बैक्टीरियाज को इन अ कंडीशन, और द हम ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे क्या नहीं, कुछ भी कंटामिनेशन नहीं है फर्दर अदर पैथोजेंस का। तो दिस इज इन्फेक्शन फ्री और स्टेराइल कंडीशन यू कैन से एज वेल। अब इस पेट्री डिश में हमने क्या करा? हमने बैक्टीरियाज ग्रो करे हैं। इन बैक्टीरियाज की कुछ कुछ कॉलोनी कुछ टाइम में बन जाती है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वेरी फास्ट है, और हमने इनको क्या दिया है? मीडिया भी प्रोवाइड करा है। यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंट यहाँ पे कॉलोनीज आपको बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इनमें से कोई भी कॉलोनी आप पिक करो, अपना स्टडी जो भी आपको करना है, आपको अंडर द माइक्रोस्कोप देखना है या जो भी XYZ आपकी स्टडी है आप कर सकते हो। इट मीन्स छोटे से बैक्टीरिया को जब हमने बड़े नंबर पे ग्रो करना है तो हम क्या करते हैं? उसको पेट्री डिश में ग्रो करते हैं। या आपका जो भी, आप अगर साइंटिस्ट हैं, आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके लिए आपको बैक्टीरियाज चाहिए, आप उनकी ग्रोथ देखना चाहते हो, या आपको n नंबर ऑफ बैक्टीरियाज की ग्रोथ चाहिए ताकि उनको आप ग्रो करके देख पाओ, तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। सो दिस इज हाउ वी डन इन अ लेबोरेटरी। पेट्री डिश, द सर्कुलर प्लेट यू कैन सी हियर, एंड इसके अंदर हम मीडिया लगते हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया, अगार, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट मीडिया होते हैं, एंड इस पर हम इनको ग्रो करते हैं। सो ये कॉलोनी आपको ग्रो होती दिखाई है, फंगल कॉलोनी ऑन अ पेट्री डिश, जस्ट इन सैम्पल। ऐसा हमें दिखाया गया कि जो फंगल कॉलोनी है इस तरीके से ग्रो करती है। ओके, लेट्स कम टू द माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। इस अपने पर्टिकुलर पार्ट पे आते हैं। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड मतलब हमारे घर में जो n नंबर ऑफ थिंग्स है उसमें बैक्टीरियाज हमारी कैसे हेल्प कर रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आपने आई होप बचपन में 7th 8th क्लास में पढ़ा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस इज द बैक्टीरिया जो आपकी हेल्प करता है मिल्क से कर्ड बनाने में। अब मिल्क तो मैम फ्लूइड होता है, लेकिन कर्ड कैसा होता है? थोड़ा सा सॉलिडिफाइड होता है। तो मिल्क को सॉलिड्स जो आपने कर्ड बनाया है वो बनाने की प्रक्रिया में आपकी हेल्प कौन कर रहा है? आपका लैब
यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर लैक्टोबैसिलस। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। दैट एसिड व्हाट विल डू, ये क्या कर देता है, पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है आपके प्रोटीन ऑफ मिल्क को। उसके पार्शियल डाइजेशन से उसका क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो दही होती है, जो कर्ड होती है, वो कंपैरेटिवली कैसी होती है, थिकंड होती है, थोड़ी सी थिक होती है। इट कन्वर्ट्स मिल्क टू कर्ड बाय प्रोड्यूसिंग एसिड्स दैट कोगुलेट, कोगुलेट मतलब जम जाना, एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। यानी कोगुलेशन होने से कोगुलेशन होने से क्या होता है, आपका कोगुलेशन होने से जो आपके प्रोटीन्स हैं कोगुलेट हो जाते हैं, जम जाते हैं तो मैम दही मिल गई, खत्म, है ना। सो ये बैक्टीरियाज आपकी हेल्प करते हैं। दीज आर द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज। फ्रेश मिल्क कैन बी कन्वर्टेड टू कर्ड बाय एडिंग सम कर्ड कंटेनिंग लैब एंड ऑल्सो इंक्रीजेज विटामिन B12। अच्छा, ये तो मैम चलो कर्ड तो बना ही रहा है, इसके अलावा आपको क्या मिल रहा है, विटामिन B12। B12 विटामिन हमारी बॉडी में नहीं बनता है, आपको बाहर से डाइट में लेना ही पड़ता है। तो ये आपको किससे मिल रहा है बच्चों, दही से मिल जा रहा है, यानी कर्ड से मिल रहा है। इन स्टमक लैब हेल्प्स इन चेक पैथोजेंस। इन स्टमक लैब हेल्प्स टू चेक पैथोजेंस। आपके स्टमक में हम लैब की हेल्प लेते हैं, यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की हेल्प लेते हैं टू चेक पैथोजेंस। ये सारे इसके फायदे हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के। नेक्स्ट अगर चलें, डो, आटा, डो बोलते हैं। आप डोसा इडली बना रहे हो या ब्रेड बना रहे हो, दोनों में ही आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो मैम, माइक्रोब्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। डोसा इडली बेसिकली फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया एज वेल एज ईस्ट भी इन्वॉल्व होता है। एंड ब्रेड में आप सैकरोमाइसिस सर्विएसी विच इज़ योर ईस्ट। ईस्ट की खास बात क्या है मैम, है तो ये फंगाई, बट इट इज़ एक्सेप्शन बिकॉज इट इज़ यूनिसेल्यूलर। एक एक करके पढ़ते हैं कैसे ये क्या हेल्प कर रहे हैं हमारी। सो दिस इज डोसा इडली, है ना। मुंह में पानी आ गया है देख के, बट कोई बात नहीं, कंट्रोल। बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप क्या कर रहे हो, रेस्पिरेशन कर रहे हो, तो उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन हम बोल रहे हैं। बैक्टीरियल फर्मेंटेशन इन डो इज एनारोबिक रेस्पिरेशन से हो रहा है। इन डो इज यूज टू मेक फूड सच एज डोसा इडली एक्सेट्रा। हम यूज़ करते हैं बैक्टीरियल फर्मेंटेशन को, उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं आटे को या बैटर को, वो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, थोड़ा सा रेज हो जाता है, वो ना वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो जाता है। उसका रीज़न क्या है, बैक्टीरियाज भी हैं, ईस्ट भी इन्वॉल्व है। ये जो भी बैक्टीरियाज हैं ये आपके शुगर को यूज़ करके क्या कर रहे हैं, एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स क्या हो रहा है बच्चों, उसके बाद ये हो रहा है मैम कि जो बैक्टीरियाज है वो इन रिटर्न थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड धीरे 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 एक्यूमुलेट होके आपका जो डो है उसके साइज को इंक्रीज कर देता है या वॉल्यूम बढ़ा देता है। सो पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑल्सो क्योंकि ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं, मान लो हम ईस्ट ले रहे हैं, फर्मेंटेशन ले रहे हैं, जो भी है, इनमें थोड़ा थोड़ा एसिड बनता है बैक्टीरियाज का एंड प्रोडक्ट। मतलब बैक्टीरिया ने आपकी शुगर को खाया, खाने के बाद उसने मेटाबोलाइज करा जैसे हम करते हैं, तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या है, एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो डो है उसका वॉल्यूम बढ़ गया, है ना, और जो एसिड है उसकी वजह से उसका टेस्ट कैसा हो गया, थोड़ा सा खट्टा हो गया। तो आप ये डो जितने भी होते हैं, जब फर्मेंट होने से पहले और बाद में अगर आप टेस्ट करोगे तो आपको डिफरेंस समझ आएगा, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स विच इज डन विद द हेल्प ऑफ ईदर ऑफ द बैक्टीरिया एंड द ईस्ट, बोथ ऑफ देम। ठीक है, दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं ईस्ट। ब्रेड मेकिंग में आपकी हेल्प करता है। जितना भी ब्रेड इंडस्ट्री है, आपका केक है, ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, जो भी ब्रेड है, दोज ऑल आर मेड विद द हेल्प ऑफ द पैथोजन, नॉट पैथोजन, माइक्रोब कॉल्ड ईस्ट। ईस्ट आपकी हेल्प करता है। बेकर्स ईस्ट बोलते हैं हम सैकेरोमाइसिस सर्विएसी, याद रखना ये नाम। ये ब्रेड आपका हेल्प करता है, उसका जो डो होता है उसको फर्मेंट करने में। अगेन सेम वही काम है, फर्मेंटेशन में आपकी हेल्प कर रहा है। जो आपका डो में जो भी आप इसको दोगे, इधर द वीट दोगे, है ना, या फिर आप में मैदा दे रहे हो, उसको ये यूटिलाइज करेगा। यूटिलाइज करके मैम इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड कुछ एसिड्स प्रोड्यूस करेगा, जो क्या करेंगे, आपके डो की साइज को इंक्रीज कर देंगे, एनहांस कर देंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं
कुछ और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में देखते हैं क्या इनका यूज़ है, इस्तेमाल है। टोडी इज़ मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ सैप फ्रॉम पाम्स। जो पाम के पेड़ होते हैं उनके सैप को फर्मेंट करके आप टोडी बनाते हो। ये वन ऑफ द बिवरेज है जो आप यूज़ करते हो, साउथ इंडिया में बड़ा ही फेमस है। तो इसको एज एन अल्कोहल लोग यूज़ करते हैं, टोडी को। टोडी यूज़ होता है एंड ये बनता है फर्मेंटेशन ऑफ सैप ऑफ पाम प्लांट। दिस इज टोडी, हाउ इट लुक लाइक। इसके बाद माइक्रोब्स आर यूज टू फर्मेंट फिश। आपको फिश को फर्मेंट करना है, बहुत कुछ चीज़ें हम बनाते हैं फ्रॉम फर्मेंटेड फिश। बहुत सारे आपके पिकल्स हो गए या डिफरेंट चीज़ें हम बनाते हैं फ्रॉम दिस। बैम्बू शूट्स, इनको भी लोग खाते हैं, बैम्बू शूट्स को भी आप फर्मेंट कर रहे हो, एज वेल एज सोयाबीन एक्सेट्रा। जो भी आपके XYZ, आप कुछ भी हो सकता है, आपकी अलग सी कुछ रेसिपी हो या आप कुछ अलग टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हो या आपकी पूरी कंपनी है या फैक्ट्री है जो इस टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है, उन सब में आप फर्मेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ माइक्रोब्स यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स एंड टू प्रोड्यूस चीज़। चीज़ बनाने में भी आप क्या करते हो, माइक्रोब्स का यूज़ करते हो। तो चीज़ के लिए देखते हैं हम कौन कौन से माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। दीज आर द चीज़, स्विस चीज़ एंड आपका रॉकफोर्ट चीज़। स्विस चीज़ आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी में, जो जेरी चीज़ खाता है वो कुछ ऐसे ही दिखती है मैम, बड़े बड़े पोर्स होते हैं उसमें, है ना। तो ये आपका कौन बना रहा है, आपकी कौन हेल्प करता है स्विस चीज़ बनाने में। स्विस चीज़ हैज़ अ लार्ज होल्स, यही इसकी पहचान है, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मानी। प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मानी विच इज़ द बैक्टीरिया विच इज़ हेल्पिंग यू इन द फॉर्मेशन ऑफ स्विस चीज़। तो स्विस चीज़ की खास बात क्या है कि मैम इसमें बड़े बड़े पोर हमें नज़र आ रहे हैं। ये बड़े बड़े पोर्स हमें नज़र आ रहे हैं, यही इसकी वन ऑफ द सिग्निफिकेंट आइडेंटिटी है या फिर पहचान है। आप चीज़ को देख के बता दो कि स्विस चीज़ है या फिर ये डिफरेंट टाइप की चीज़ आपकी प्रेजेंट है। नेक्स्ट एक और चीज़ है आपकी रॉकफोर्ट चीज़। रॉकफोर्ट चीज़ में क्या होता है, ये आपकी चीज़, इसमें ब्लैक आपको स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, है तो ये वाइट ही कलर की। रॉकफोर्ट चीज़ बनाने में आपकी पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई इज़ द पैथोजन और द नॉट पैथोजन माइक्रोब जो आपकी हेल्प कर रहा है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। पेनिसिलियम नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है बच्चों, दिस इज फंगाई। पेनिसिलियम है ना, याद है पेनिसिलियम, अभी आएगा। पेनिसिलियम से हमने फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई थी जिसका नाम था पेनिसिलिन। तो वही पेनिसिलियम की क्या है, जीनस है, बट इसकी स्पीशीज डिफरेंट है। ये हमारी हेल्प कर रही है हमारी डिफरेंट टाइप की चीज़ बनाने में। अब इन चीज़ के मैम स्ट्रक्चर में ही डिफरेंस होता है या टेस्ट भी अलग होता है? ऑब्वियसली इनके टेस्ट में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। इनके टेस्ट की वजह से ही इनका जो प्राइस होता है वो एनहांस होता है। इनका स्ट्रक्चर एज वेल एज इनका टेस्ट दोनों ही मैटर करता है इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। सो ये दोनों ही जितने भी माइक्रोब्स हैं, अगर आप उनसे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो बट ऑब्वियसली उसमें टेस्ट का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इनके टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं आपकी नॉर्मल चीज़ से, एज वेल एज स्ट्रक्चर वाइज भी दे बोथ आर डिफरेंट, दे बोथ नॉट अदर चीज़ आर ऑल्सो डिफरेंट इन टेस्ट। ओके, रॉकफोर्ट चीज़ राइपेंड बाय स्पेसिफिक फंगस, जो हमने भी देखा हमारी पेनिसिलियम है, गिव्स देम पर्टिकुलर फ्लेवर। यही फ्लेवर है जिसकी वजह से इनका मार्केट रेट विद गोइंग टू एनहांस। इसके अलावा सैकेरोमाइसिस सर्विसेज विच आपका ईस्ट इज द यूनिसेलुलर फंगस, ये आपका बेकर्स ईस्ट भी है, आपकी ब्रेड बनाने में भी मदद कर रहा है, एज वेल एज ब्रूअर्स ईस्ट भी है। ब्रूअर्स मतलब ये बेवरेजेस वगैरह बनाने में हमारी हेल्प करता है। अल्कोहलिक जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, बियर, वाइन, रम, विस्की, ब्रांडी, इन सब में आपकी हेल्प करता है ब्रूअर्स ईस्ट। तो सैकेरोमाइसिस सर्विसेज को डिपेंडिंग ऑन वो क्या काम कर रहा है, हम बेकर्स ईस्ट, ब्रूअर्स ईस्ट दोनों ही बोलते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं अल्कोहल में कैसे हमारी हेल्प कर रहा है। तो प्रोडक्शन ऑफ बिवरेजेस जो आपके जितने भी अल्कोहल हैं, एंटीबायोटिक एक्सेट्रा ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब इन वेरी लार्ज वेसल कॉल्ड फर्मेंटर। ओके, सो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अब तुम खुद सोचो, एंटीबायोटिक मैम ऐसा तो नहीं है छोटे से लेवल पे हम बना के बहुत सारी एंटीबायोटिक बना लेंगे, एक बड़े लेवल पे आपको बनानी होगी। इसके अलावा बिवरेजेस बहुत अल्कोहलिक थिंग है, नहीं कंज्यूम करना चाहिए, बट यू नो बनता बहुत हाई लेवल पे है, वहाँ पे भी आपको लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है।
जब हमें लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है तो हमें बड़े बड़े वेसल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन वेसल्स को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटर बोलते हैं। फर्मेंटर कुछ ऐसे हमें दिखाई देते हैं, बड़े बड़े फर्मेंटर्स हैं। इसमें हम क्या करते हैं? फर्मेंटर नाम से ही बता रहा है कि मेरे में फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन क्यों होता है? क्योंकि आप इसमें जो भी माइक्रोब है उसको डालते हो और चीज़ों को फर्मेंट करते हो, चाहे वो आपकी एंटीबायोटिक बनाना हो या फिर मैम हमारे बिवरेजेस बनाना हो। इनका प्रोडक्शन कैसे होता है वो हम पढ़ते हैं, बट लार्ज स्केल पे करने के लिए आपको लार्ज स्केल के वेसल्स का यूज़ करना पड़ेगा, जिनको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? फर्मेंटर बोल रहे हैं। तो लार्ज बड़े बड़े वेसल्स हैं, फर्मेंटर की तरह यूज़ करते हैं। इसमें मल्टीप्लिकेशन होती है ऑब्वियसली हमारे माइक्रोब्स की, एंड जो भी इसके अंदर हम प्रोडक्ट देते हैं उसका कन्वर्जन हो जाता है इनटू द रिक्वायर्ड थिंग, इधर द बियर, वाइन, विस्की। ऑब्वियसली सब में जो रॉ मटेरियल है वो डिफरेंट होता है। अब अल्कोहलिक ड्रिंक्स की दो कैटेगरी हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स विद डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग। अगर विद डिस्टिलेशन हो रहा है तो विस्की, रम और ब्रांडी बना पाते हैं हम, लेकिन डिस्टिलेशन किस में हम नहीं कर पाते हैं? वाइन एंड बियर में हम डिस्टिलेशन नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे आपका प्रोडक्शन हम वाइन बियर का विदाउट डिस्टिलेशन ही करते हैं, क्योंकि इनका डिस्टिलेशन नहीं होता है। तो विद डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन ये आपका ईस्ट है, सैकरोमाइसेस सर्विएसी। ये आपकी ब्रूअर्स ईस्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। ये माल्टेड सीरियल्स हैं। सीरियल्स आपके गेहूँ, चावल, आपके मेज़, कुछ भी हो सकते हैं। इन सब में आपको पता है कार्बोहाइड्रेट देते हैं आपकी बॉडी को। यहाँ पे भी हम कार्बोहाइड्रेट की मदद से ही क्या कर रहे हैं बच्चों? अपना जो भी सीरियल है उसकी मदद से उसको फर्मेंट करके हम क्या बना रहे हैं? अपनी XYZ जो भी हमें प्रोड्यूस करना है। ग्रेप्स आपने सुना होगा, फ्रूट से भी बनता है। तो वहाँ पे हम वो पर्टिकुलर फ्रूट लेके क्या करते हैं? उनको फर्मेंट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ईस्ट इन अ फर्मेंटर। तो लार्ज स्केल पे जब आप बना रहे हो तो ऑब्वियसली ये सारे आप लोगे फर्मेंटर में डालेंगे, देन इनको फर्मेंट करोगे फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर ऑनवर्ड्स इनका जो भी प्रोडक्ट है वो निकाल के डिस्टिलेशन करोगे या नहीं करोगे, डिपेंडिंग ऑन आपने क्या रॉ मटेरियल लिया। ऑब्वियसली आपको जो भी बिवरेजेस हैं वो आपके मिल जाएंगे। तो अगर देखो यहाँ पे लिखा है इज यूज फॉर द प्रोडक्ट ऑफ बिवरेजेस by fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol, है ना। फ्रूट्स भी यूज़ होते हैं एज वेल एज सीरियल्स भी। सीरियल्स में जितने भी आपके आटा जिनसे आप खा पाते हो ना, वो सारे आपके सीरियल वाली कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्या बना रहे हैं यहाँ पे? इथेनॉल। इथेनॉल ऑल इज अल्कोहल। तो अल्कोहल यहाँ पे आप इनसे प्रोड्यूस कर पा रहे हो, ईदर फ्रॉम द फ्रूट्स एज वेल एज फ्रॉम द सीरियल्स। तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट आप अटेन करते हो। वाइन एंड बियर प्रोड्यूस, यहाँ पे क्या क्या नाम है आपके? वाइन है, बियर है, ये प्रोड्यूस हो रहे हैं विदाउट डिस्टिलेशन। वेयर एज विस्की, ब्रांडी, रम, गिन, अराक एक्सेट्रा, दीज आर द डिस्टिलेशन फर्मेंटेड ब्रॉथ। ठीक है, तो ये डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस होते हैं। अराक, गिन, रम, ब्रांडी, विस्की, ये सब भी आपके अल्कोहलिक बिवरेजेस हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। लेट्स कम टू द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक होता क्या है? एंटी मतलब अगेंस्ट, एंड बायोटिक मतलब लिविंग एंटिटी के अगेंस्ट। यानी ये क्या कर रहा है मैम? जो भी लिविंग एंटिटी है, चाहे वो हम यहाँ पे ऑब्वियसली बैक्टीरिया ही ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट ये काम कर रहा है। ये करता क्या है? एंटीबायोटिक क्या करता है? किल करता है आपके बैक्टीरियाज को या उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। मतलब मैम अगर नंबर 100 था 100 ही रह जाएगा, 100 से आप 400, 500, 600 नहीं सोचोगे, क्योंकि वो फर्दर मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उसकी सेल वॉल को ही इफेक्ट कर देते हैं। उसकी सेल मतलब डिफरेंट हैं, आपके एंटीबायोटिक भी डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, बट मेजर ये होता है, हम वन ऑफ देम पढ़ रहे हैं कि सेल वॉल को क्या कर देते हैं? ये बनाने की जो प्रक्रिया है उसको रोक देते हैं। अब मैम सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया ही नहीं कहलाएगा। मैम नहीं कहलाएगा तो उसके अंदर का कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं रह पाएगा। आपको पता है ना, जो बैक्टीरियाज होते हैं बेटा, उनके ऊपर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। सेल वॉल ऑब्वियसली मैम जैसे हमारे पास सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमें बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट में डिफरेंस क्रिएट करवाती है, वैसे ही इनके पास सेल वॉल है। अगर सेल वॉल नहीं हुई तो क्या होगा? अल्टीमेटली दे नॉट एबल टू लाइफ, मैम मर जाएंगे, क्योंकि ये इनका लाइवलीहुड चलता ही इसलिए है क्योंकि इनके पास क्या है बच्चों? सेल वॉल है। तो अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली
हमारे पास सेल वॉल नहीं है, बट डिपेंडिंग ऑन कि क्या आपका मेजर एस्पेक्ट रहा है जब से सेल की फॉर्मेशन हुई है, उसमें से कोई भी चीज़ अगर मिसिंग हुई तो बट ऑब्वियस है आप अपना लाइवलीहुड नॉर्मली अटेन नहीं कर पाएंगे। इस केस में आप नॉर्मली अटेन कर लेंगे जब सेल वॉल प्रेजेंट है इन केस ऑफ बैक्टीरियाज, क्योंकि उनके पास हमेशा से सेल वॉल रही है उनके सेल्स के पास। या फिर ये क्या करते हैं, परफोरेशंस कर देते हैं, छेद कर देते हैं सेल ऑफ द बैक्टीरिया में, जिसकी वजह से अगेन सेल के अंदर का कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं रहता है। मेंटेन नहीं रहता है तो क्या हो जाता है बच्चों, मैम उनकी डेथ हो जाती है, सिंपल किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंसेज produced by some microbes can kill or retard the growth of the pathogen। तो ये मार भी सकते हैं एज वेल एज उसकी ग्रोथ को रिटार्ड या फिर स्लो डाउन भी कर सकते हैं। ये ट्रीट करते हैं हम इनको प्लेग, जो आपकी बैक्टीरियल डिजीज, वूफिंग कफ, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, इन सब में हम बैक्टीरियाज को यूज़ करते हैं टू, एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं टू किल दोज बैक्टीरिया विच इज़ कॉजिंग दीज डिसीजेज। द पैथोजेनिक डिसीजेज, पैथोजेंस क्या होते हैं, माइक्रोब्स ही हैं, बट पैथोजेंस आर दोज विच आर कॉजिंग डिसीजेज। ठीक है, जो डिसीज कॉज कर रहे हैं उनको हम पैथोजन बोल रहे हैं। नेक्स्ट पेनिसिलिन पे आ जाते हैं। पेनिसिलिन इज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका क्या मतलब हमने पेनिसिलिन को डिस्कवर कैसे करा था, हमने पेनिसिलिन को डिस्कवर करा था, मतलब हमने नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करा था। इनकी लैब में ना कुछ काम चल रहा था, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इनका कुछ बैक्टीरियल वर्क था, इनका वन ऑफ द पेट्री डिश था जो हमने अभी स्टार्टिंग में देखा, उस पेट्री डिश को इन्होंने लिया और ये ना 1-2 दिन के लिए लैब से कहीं चले गए थे, तो उसको ऐसे ही इन्होंने छोड़ दिया था पेट्री डिश को। तो जब ये आए वापस तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा यहाँ पे ना कुछ कंटामिनेशन हो गया था फंगस का। उस कंटामिनेशन ने व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, ये कर कुछ और डिस्कवरी रहे थे, दिस इज अ बाय चांस डिस्कवरी। तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि फंगल ग्रोथ हो गई है ना, पेनिसिलियम जो फंगस है उसकी ग्रोथ हो गई है। जहाँ जहाँ पे पेनिसिलिन प्रेजेंट है इन्होंने देखा वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं है। इसका मतलब इन्होंने दिमाग लगाया कि फंगस जहाँ जहाँ प्रेजेंट है, फंगस कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ रिलीज कर रही है जिसकी वजह से बैक्टीरिया उसके आसपास भी नहीं फटक रहा है, यानी उसकी या तो डेथ हो गई है या वो उसके पास है ही नहीं, बहुत दूर दूर उसकी ग्रोथ है या नहीं है, ना के बराबर है। तो इन्होंने क्या पता लगाया, इन्होंने पता लगाया कि जो बैक्टीरिया, जो फंगस है वो कुछ ना कुछ चीज़ रिलीज कर रही है। बाद में इन्होंने विद द हेल्प ऑफ 2 अदर साइंटिस्ट, अर्न्स्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे की मदद से इसके फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर करा। इसके लिए इन सबको क्या मिला, नोबेल प्राइज़ भी मिला। ऑल्सो ये जो एंटीबायोटिक थे हमारी पेनिसिलिन बहुत हेल्पफुल हुई वर्ल्ड वॉर 2 में टू ट्रीट द अमेरिकन सोल्जर्स। तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। इनकी कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिसीजेज, वही प्लेग, वूफिंग कफ को काली खांसी बोलते हैं, डिप्टीरिया को घसघाटू बोलते हैं, लेप्रोसी को कुष्ठ रोग हिंदी में हम बोलते हैं। ये सारी डिसीजेज में आपकी हेल्प हुई मारने, मतलब इनको किल करने में, इनके जो पैथोजेंस थे उनको किल करने में किसने हेल्प करी, आपकी एंटीबायोटिक्स ने आपकी हेल्प करी। नाउ पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ही ऑब्जर्व्ड द स्टेफाइलोकोकाई, दैट इज द बैक्टीरिया, could not grow around the mold of Penicillium notatum, which is your fungus. फंगस ग्रो नहीं कर पा रहा था, सॉरी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे आपका पेनिसिलिन प्रेजेंट था। तो इन्होंने क्या पता लगाया, इन्होंने पता लगाया है कि भाई पेनिसिलिन कुछ ना कुछ ऐसा, पेनिसिलियम कुछ ना कुछ ऐसा रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया नहीं हो पा रही। ग्रोइंग इज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स, अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स थी और उसमें ही ग्रो हो गई थी, मैंने बोला ना बाई चांस था। ही एक्सट्रैक्टेड पेनिसिलिन फ्रॉम इट, फिर इन्होंने फर्दर जब ये चीज़ देखी तो इन्होंने पेनिसिलिन को अट्रैक्ट करा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पेट्री डिश, मतलब नॉट फ्रॉम दैट पेट्री डिश, लेटर ऑन इन्होंने पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट करा एंड देन उसको एज एन एंटीबायोटिक, अब तो मिलता ही है मार्केट में, है ना। So this is penicillin की tablets, Alexander Fleming, and that is Penicillium notatum, which grew by chance in the unwashed plates. फ्लोरे एंड चेन, जिन्होंने इसकी फुल इफेक्टिव जो पोटेंशियल था उसको डिस्कवर करा, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इन द ईयर 1945। सो दिस इज इट फॉर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के बारे में हमने पढ़ा। लार्ज स्केल पे ऑब्वियसली इनके प्रोडक्शन होती है, हमने बियर वाइन बेवरेजेस देखे, हमने ब्रूअर्स ईस्ट, है ना,
देखा कैसे मैम हेल्प करता है हमारे बिवरेजेस बनाने में। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन देखा, मास लेवल पे प्रोडक्शन होगा, फैक्ट्रीज में होगा, फर्मेंटर की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ही आपके आते हैं एस्परजिलस नाइगर। दिस इज वन ऑफ द फंगस अगेन एस्परजिलस। तो एस्परजिलस नाइगर क्या करता है बच्चों, सिट्रिक एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, एस्परजिलस नाइगर विच इज अ फंगस। ठीक है, अब देखो कुछ नाम, एसिटोबैक्टर, बैक्टर नाम से बोल रहा है मैं बैक्टीरिया हूँ। एसिटोबैक्टर एसिटी, ये क्या बना रहा है, एसिटी से एसिटिक एसिड याद रखो, एसिटी से एसिटिक एसिड याद रखो। एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड बना रहा है विच इज द फंगस। ये बाकी सारे क्या हैं, आपके बैक्टीरियाज हैं। दिस इज योर एसिटोबैक्टर। देन है आपका क्लोस्ट्रीडियम बोटाइलिकम, दिस इज ऑल्सो बैक्टीरिया, बुटाइलिकम से बुटायरिक एसिड, बुटाइलिकम से बुटायरिक एसिड। देन लैक्टोबैसिलस, अब तो उसको जानते ही हो तुम, बैसिलस है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, दिस इज योर लैक्टोबैसिलस। सो एस्परजिलस नाइगर प्रोड्यूसेस सिट्रिक एसिड विच इज अ फंगस। यहाँ पे वो फंगस है, फंगस क्या प्रोड्यूस कर रहा है मैम, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। एसिटोबैक्टर एसिटिक क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एसिटिक एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। क्लोस्ट्रीडियम बोटाइलिकम, बुटाइलिकम से बुटायरिक एसिड, एंड लैक्टोबैसिलस तो लैक्टिक एसिड बनाता ही है। एस्परजिलस नाइगर आपका सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटी नाम से ही लग रहा है एसिटिक एसिड बनाएगा मैम। लैक्टोबैसिलस भी लैक्टिक एसिड होता है, तो बचा क्या, क्लोस्ट्रीडियम बुटाइलिकम से ब्यूटायरिक एसिड ये बना रहा है। लार्ज स्केल पे इन चीज़ों का प्रोडक्शन करना हो तो ये सारे मैक्रोब्स का आप यूज़ करके क्या कर सकते हो, इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट अल्कोहल, अगेन सैकरोमाइसिस सर्विसेई हम यूज़ करते हैं, इसको इथेनॉल बनाने में हेल्प करते हैं। इथेनॉल ऑब्वियसली वन ऑफ द फॉर्म ऑफ अल्कोहल है। तो हम क्या देख रहे हैं मैम, केमिकल एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में कैसे हमारी हेल्प कर रहे हैं हमारे बैक्टीरिया, जो एक इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन हो सकती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि मैम ये सारे माइक्रोब्स ने क्या करा है, आपके ये चीज़ें प्रोड्यूस करी हैं। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट हम देख रहे हैं मैम कि कैसे हम अल्कोहल बना रहे हैं, इससे जो हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, बट क्योंकि हम यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसाइज वे में पूरा पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें हेल्प करते हैं बनाने में, तो वहाँ पे हमने दोबारा पढ़ा कि अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट एंड दैट वाज इथेनॉल इन द फॉर्म ऑफ इथेनॉल। इसके अलावा एंजाइम्स देखो, लाइपेजेस इज़ वन ऑफ द एंजाइम। ये क्या है, ये डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में आपकी हेल्प करता है एंड ये रिमूव करता है ऑयली स्टेन्स को। जैसे आपकी शर्ट पे ये ऑयल का दाग लग गया है, अब क्या करें, अब हम टाइड का इस्तेमाल करें, बट टाइड इज अ डिटर्जेंट। उस डिटर्जेंट में आपको किसने हेल्प करी है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में, द लाइपेजेस विच इज अ एंजाइम विच इज हेल्पिंग यू इन रिमूविंग द स्ट्रेन फ्रॉम द कोई भी क्लॉथ, नॉट द शर्ट ओनली। सो डिटर्जेंट में आपका लाइपेजेस यूज होता है ताकि आप ऑयली स्टेन्स को हटा पाएं। नेक्स्ट पेक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस, दीज आर ऑल्सो एंजाइम्स जो आप यूज करते हो बॉटल्ड जूस को क्लैरिफाई करने में। अब आप घर में जब जूस निकालते हो आप देखते हो उनमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, ऐसे ऐसे में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, लेकिन मार्केट से जो आप बॉटल परचेज करते हो जूस की, वो एकदम क्लीन होती है। तो वो क्लीन क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्या यूज़ किया गया है, उसमें पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस एंजाइम्स यूज़ करे गए हैं जो फर्दर प्रेजेंट फाइबर्स को, पैक्टिन्स को क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, ताकि वो जो फिब्रिलेशंस, वो जो फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं वो ना हो एंड आपका जो जूस है बड़ा क्लियर लगे, ताकि आप सेल अच्छे से कर पाएँ। अगेन वन ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स कि आपका ऑब्वियसली प्रोडक्ट जब अच्छा दिखेगा तो बिकेगा भी, तो आप उसको सेल कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये सारे अब याद रखेंगे आप। स्ट्रेप्टोकाइनेज, काइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टो से, स्ट्रेप्टोकोकस से बन रहा है। कोकस मतलब सर्कुलर शेप इसकी होगी, कोकाई होगा, दिस इज स्फेरिकल और सर्कुलर शेप। यूज एज अ क्लॉट बस्टर, ये क्लॉट बस्टर की फॉर्म में यूज होता है। जैसे मान लो किसी को आया है हार्ट अटैक, है ना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अभी मतलब हार्ट अटैक की वन ऑफ द इनिशियल फॉर्म मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, तो कहीं पर मैम क्लॉट क्या हो गया है ना, जम गया है। अब इस क्लॉट को अगर नहीं निकाला तो फर्दर क्या हो जाएगा, पर्सन को हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं।
तो हमने क्या करा है, हम इसको एज अ क्लॉट बस्टर, मतलब क्लॉट को ये क्या कर रहा है बच्चों, बस्ट कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज की। टू रिमूव क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट हु हैव मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो हम इसको क्या यूज़ करते हैं, कोई पर्सन है जिसकी कोई आर्टरी है उसमें क्या हो गया है बच्चों, क्लॉट आ गया बिकॉज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल से ही बेसिकली क्लॉट्स बनते हैं। तो ये जो क्लॉट्स बना है उसको रिमूव करने में आपने किसका यूज़ करा है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का। ये एज अ क्लॉट बस्टर काम करता है, क्लॉट को हटा देता है एंड अब ब्लड अपनी स्पीड से जा सकता है। खुद सोचो ना, ब्लड आ रहा है बीच में मैम, कुछ क्या आ गया, कुछ ना कुछ मतलब चीज़ आ गई है, हेयर इज द क्लॉट, जिसकी वजह से फर्दर आगे नहीं जा पा रहा है। नहीं जा पा रहा है तो क्या होगा मैम, वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचेगी, नहीं पहुँचेगी तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई की ना होने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से उस पर्टिकुलर टिश्यू की डेथ हो सकती है। अब क्योंकि वो हार्ट का ही टिश्यू है तो मतलब जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। आप उनको हॉस्पिटल्स वगैरह में ऐसे किसी पेशेंट को ले जाते हैं, वहाँ पे उनको क्लॉट बस्टर स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाता है इन डिफरेंट फॉर्म, ताकि वो जो क्लॉट है उसको बस्ट करके उस सप्लाई को, ब्लड सप्लाई को दोबारा से नॉर्मलाइज किया जा सके। डन। इसके बाद आता है बच्चों आपका साइक्लोस्पोरिन ए एंड स्टैटिन। साइक्लोस्पोरिन ए, दिस इज साइक्लोस्पोरिन। तो ये साइक्लोस्पोरिन क्या है, ये पहली बात तो फंगस से हमें मिल रहा है, याद रखना, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इज द फंगस, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये एक फंगस है। इससे हम क्या बनाए, साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए क्या कर रहे हैं, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम कर रहा है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑफ द पेशेंट। अब क्या होता है बच्चों, मान लो कोई पर्सन था जिसकी दोनों किडनियां खराब थी, उसने किसी डोनर से समहाउ मैनेज करा, एक किडनी ली, अब वो बॉडी में फिट हो रही है उस पर्टिकुलर पेशेंट की। अब होता क्या है ना, हमारी बॉडी, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि मैम कोई दूसरा ब्लड ग्रुप दे दो तो हमारी बॉडी रिएक्ट कर जाती है ना। तो क्या करती है मैम, कोगुलेटिव रिएक्शंस होते हैं एंड बॉडी का जो इम्यून सिस्टम बड़ा अच्छे से एक्ट करके उसको मार के भगा देते हैं। ठीक है, तो बॉडी में कोई भी ऐसी चीज़ अगर आ रही है जो बॉडी की नहीं है, फॉरेन है बॉडी के लिए, तो बॉडी उसको मार के फॉर श्योर भगाएगी। आप पूरी की पूरी किडनी ला के लगा रहे हो। पहली बात तो हम किडनी किसी से भी नहीं ले सकते हैं, हमें पर्टिकुलर पेशेंट चाहिए भाई जिससे हम एक्चुअल किडनी ले। पर्टिकुलर पेशेंट मतलब जिससे बहुत सारे हमारे इम्यून सिस्टम वगैरह उतना रिएक्ट ना करे, क्योंकि सेम है, या तो फिर वो आपका कोई रिलेटिव हो, है ना, या फिर जुड़वा भाई या बहन हो, अगर हैं तो, नहीं है तो भाई बहन मम्मी पापा इन सब से आप ले सकते हैं किडनीज। बट अगर इनमें से मतलब कोई भी नहीं है या कुछ ऐसा है कि उनसे किडनी नहीं ली जा सकती है, तो फिर आप एक डोनर की तलाश करते हैं। उस डोनर में आप MHC कंपैटिबिलिटी देखते हैं एंड जब वो कंपैटिबिलिटी होती है तब उस किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है, या थोड़ा बहुत भी कंपैटिबल होता है तो ट्रांसप्लांट किया जाता है। बॉडी में जब किडनी लग गई है, लगा दी गई है बाय द डॉक्टर्स, या फिर उसको इम्प्लांट या ट्रांसप्लांट कर दिया गया है, अब क्या होगा, अब मैम बॉडी, कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी ना उसमें जो आपकी बॉडी से रिलेटेड नहीं है, आपकी बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट करेगी, एंटीबॉडीज़ बनाएगी, है ना, उसके सेल्स को, टिश्यूज़ को मार के भगाने का ट्राई करेगी, क्योंकि बॉडी के नहीं है, दे आर फॉरेन फॉर योर बॉडी। बट अगर हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स दे दें तो इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है मीनवाइल टाइम के लिए, रिएक्ट नहीं करता है। रिएक्ट नहीं करेगा तो थोड़े टाइम तक, धीरे धीरे जब तक वो एडजस्ट होगा, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग होगी, तब तक आपका इम्यून सिस्टम हम सप्रेस करके रखते हैं। जब आपकी किडनी ठीक से काम करने लग गई है, अभी कोई दिक्कत ऐसा नहीं आ रही है, सब चीज़ें ठीक ठाक हो गई ही हैं, तब हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स को हटा देते हैं। बट थोड़े टाइम के लिए हम इनको देते हैं ताकि इम्यून सिस्टम थोड़ा सा सप्रेस है, उतना रिएक्ट ना करे, क्योंकि अभी रिएक्ट करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर रिएक्शन होगा तो नॉट गुड फॉर द बॉडी एज वेल एज द ट्रांसप्लांटेड जो भी ऑर्गन है, इधर द किडनी और XYZ। तो जब ट्रांसप्लांटेशन होता है तो हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स भी देते हैं पर्टिकुलर पेशेंट को। इसके अलावा आते हैं स्टैटिन। स्टैटिन्स क्या होते हैं, दोज आर प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट। एक ईस्ट है आपका मोनास्कस एंड परप्यूरस। परप्यूरस है मोनास्कस परप्यूरस। परप्यूरस में आप क्या करते हैं, मोनास्कस परप्यूरस में ये ग्रोइंग ऑन वाइट राइस, वाइट राइस पे आपको ग्रो होता हुआ दिखाया गया है, ऐसा टैबलेट की फॉर्म में आपको अवेलेबल है। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने का काम करता है। इट इनहिबिट्स द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। बेसिकली क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बन रहा है। अब अगेन वही दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, किसी आर्टरी में जाके मैम फंस जाएगा तो मैम दोबारा से वहाँ से क्लॉट हो गया, मैम ब्लड नहीं जा पा रहा है,
अब ज़रूरी नहीं है हार्ट ही हो, कहीं किसी भी बॉडी के पार्ट में हो सकता है, बट अगर वो मेन आर्टरी है तो दिक्कत वाली बात है फिर तो, क्योंकि मैम ब्लड पहुंचेगा ही नहीं, नहीं पहुंचेगा तो वो टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन डिप्राइव हो जाएगा मैम, हो सकता है ऑर्गन ही खराब हो जाए, है ना। तो बेटर कि जिस पर्सन में मैम कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो गया है या बहुत ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है ना, उनको हम क्या कहते हैं, स्टैटिन्स देते हैं। स्टैटिन्स क्या करते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल लोअर करते हैं ब्लड में जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करते हैं, एज वेल एज हम क्या करते हैं बच्चों, कोलेस्ट्रॉल बनने के जो प्रोसेसेस है, जो सिंथेसिस है, उसमें कुछ एंजाइम्स लगते होंगे। मान लो ए हमारे पास कुछ था, उससे बी बना, स्टेरॉल से कोलेस्ट्रॉल बना, हमने बीच में जो एंजाइम्स थे उन्हीं का क्या कर दिया, इनिबिशन कर दिया। अब अगर ये एंजाइम ही नहीं होंगे तो ए से बी तो कभी भी बन ही नहीं पाएगा। लो जी, ऐसे नहीं तो हमने ऐसे भी काम कर लिया, हमने सिंथेसिस ही क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया ऑफ कोलेस्ट्रॉल इस पर्टिकुलर कंडीशन में। क्या इतनी बातें समझ आई? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एंजाइम्स। लाइपेजेस हमने पढ़ा कहाँ यूज़ हो रहा है, लाइपेजेस हमने पढ़ा कि मैम यूज़ हो रहा है डिटर्जेंट में, ताकि आपके जो डर्टी ऑयली स्टेन्स हैं उनको हटाया जाए। इसके अलावा प्रोटीजेज एंड पैक्टिनेजेज हम यूज़ कर रहे हैं बॉटल्स को क्लैरिफाई करने में। इसके अलावा हम स्ट्रेप्टोकाइनेज का इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ क्लॉट बस्टर, एंड अदर देन दिस साइक्लोस्पोरिन इन इम्यूनोसप्रेसिव, एंड स्टैटिन एज एन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, एज वेल एज सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगा, लोअर करेगा, ताकि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ना पहुंचे। जब बनेगा नहीं तो मैं पहुंचेगा भी नहीं, खत्म। ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एंजाइम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस आते हैं बच्चों इनसे। नेक्स्ट आओ सीवेज एंड म्यूनिसिपल। ओके, अब माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। सीवेज प्लांट में क्या होता है बच्चों, सीवेज प्लांट में मैम जो भी हमारे घर का जितना भी गंदगी वाला पार्ट है वो हम सारा डायरेक्टली कहाँ जाता है, हमारा सीवेजेस में डालता है। अब सीवेजेस में है क्या मैम, सीवेजेस में क्या हमारे किचन का प्रोडक्ट है, बिल्कुल। क्या आपका जो फीकल मैटर है वो भी प्रेजेंट है, बिल्कुल। क्या ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, बिल्कुल है। आगे अब इस ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब क्या कर सकते हैं भाई, इसको डिग्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल अगेन कर सकते हो। कैसे करोगे, लेट्स स्टडी। आपका मतलब हम क्या करते हैं ना बच्चों, पहले ये समझो कि जो भी हमारा अभी फिलहाल क्या है, जो भी हमारा सीवेज है ना, उसको डायरेक्टली घर से वो निकला, एक्यूमुलेट हुआ, एंड एक्यूमुलेट होकर डायरेक्टली कहाँ चला गया बच्चों, हमने ओशन सी जो भी है उनमें रिलीज कर दिया या रिवर्स में रिलीज कर दिया। अब इनसे क्या हो रहा है ना, गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि मैम वो अनट्रीटेड है, जिस फॉर्म में था वैसे ही कोई भी केमिकल है, ये है वो सब जा रहा है, मिक्स हो रहा है। मिक्स ना हो तो एक बार के लिए चांसेस हो कि हम उसको क्लैरिफाई कर पाएँ, बट अगर वो मिक्सड है तो बहुत ज़्यादा गंदा क्या बन गया है, आपका पानी बन गया है। अभी उस गंदे पानी को आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, अब उसको हमने सीवेज बोल दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। अब वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, रिवर ओशंस में जाके उनको गंदा कर रहा है, पॉल्यूशन कॉज कर रहा है, बेसिकली वाटर पॉल्यूशन। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या करता है, उस सीवेज को पहले ट्रीट करता है। ट्रीट इन द सेंस कि मैम उसमें से जो भी गंदगी है उनको निकालेगा। निकालने के बाद आप जब वो बहुत कम गंदा रह जाएगा उसके बाद आप पॉल्यूशन मतलब उसको वाटर बॉडी में डाल रहे हो। अब पॉल्यूशन होगा बट बहुत कम लेवल पे होगा, क्योंकि जो इफेक्टिव चीज़ें थी आपने उसको पहले ही निकाल लिया है। इसका मतलब ये कि जब हम पहले पॉल्यूशन कॉज कर रहे थे, मान लो वो 100 पॉल्यूशन कॉज कर रहा था, मान लो एक यूनिट 100 कॉज कर रहा था, अभी वो सिर्फ 1 कर रहा है, तो पॉल्यूशन रिवर्स में कंपैरेटिवली कम होगा और उनको हम इजीली क्लैरिफाई करके दोबारा से क्या कर पाएंगे, ड्रिंकेबल वाटर बना पाएंगे। क्योंकि हमें पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका जो ड्रिंकेबल वाटर है वो कितना कम है, मेजर आपका सॉल्टी वाटर प्रेजेंट या अवेलेबल है। जो आपका ड्रिंकेबल वाटर है वो भी मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर्स में है या फिर आपका अंडरग्राउंड वाटर है। एक्चुअल अवेलेबल जो रिवर लेक की फॉर्म में वो बहुत कम है। तो बच्चों इसको बचाने की किसकी जिम्मेदारी है, हमारी ही जिम्मेदारी है। तो हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर हर एक पर्टिकुलर बड़ी बड़ी जो अर्बन या हमारी सिटीज़ हैं इनमें लगा दें, इंडिया में अगर हम बात करें तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। हमारी जो नदियां हैं वो हमें नाला नहीं दिखाई देंगी, वो एक्चुअल हमें नदियां दिखाई देंगी जिनकी हम वर्शिप करते हैं। तो कम हेयर स्टार्टिंग विद सीवेज या म्यूनिसिपल वाटर वेस्ट या वेस्ट वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड माइक्रोब्स। ऑब्वियसली ऑर्गेनिक मैटर मैंने आपको बताया कहाँ से आया, एक तो हमारा फीकल मैटर हो गया और आपके किचन का जितना वेस्ट था वो सारा हो गया। अब मैं माइक्रोब कहाँ से आया, अब ऐसी जगह पे माइक्रोब तो ऑब्वियसली ग्रो करते हैं, इवन इन द फीकल मैटर दे आर प्रेजेंट एंड इन दैट पर्टिकुलर सीवेज, जो आपका सीवेज होगा वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होगी। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ा भी ऑर्गेनिक मैटर आपको मिल रहा है वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ तो
बनती है, होती ही है मैम। सीवेज इज ट्रीटेड बाय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, इसको STP भी हम बोलते हैं। ये हम सीवेज को ट्रीट करते हैं प्रायर टू पोर इट इनटू रिवर, ताकि हम इसको लेस पॉल्यूटिंग बना सके। ऐसा नहीं है कि ये पॉल्यूटिंग नहीं है, पॉल्यूटिंग अभी भी होगा बट कंपैरेटिवली बहुत कम होगा, पॉल्यूशन आपके रिवर्स में बहुत कम जाएगा। तो दैट इज गुड फॉर द एनवायरनमेंट। व्हाई नॉट टू गो विद दीज थिंग्स। अभी देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो इसमें 2 स्टेज होती है बच्चों, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, क्यों? क्योंकि इसमें हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं टू डिग्रेड द ऑर्गेनिक मटेरियल। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, ऑर्गेनिक मटेरियल अवेलेबल है तो मैम उसको डिग्रेड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज और द माइक्रोब्स। बट अगर मतलब जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें उनको तो हम डिग्रेड कर सकते हैं ना, उसको क्यों हम डायरेक्टली पोर कर रहे हैं अपने रिवर्स में? वो जाने से हो क्या रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है कॉज, है ना। अब आपके माइक्रोब्स जब ग्रो करते हैं ना इस पॉल्यूटिंग वाटर में, तो वो यूज़ करते हैं ऑक्सीजन जो आपके वाटर में अवेलेबल है। अब वाटर में एक लिमिटेड ऑक्सीजन अवेलेबल है, वो आपके ऑर्गेनिक जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको भी चाहिए। अब वो उसका क्या हो गया फर्दर मैम, वो तो मैम बट गया। मान लो 100 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के थे, 50-60 आपके बैक्टीरियाज ने यूज़ कर ली, क्योंकि इतना ऑर्गेनिक वेस्ट आपने डाला है। ऑर्गेनिक वेस्ट डाला है तो मैम ऑर्गेनिक उसको डिजोल्व या उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरियाज फॉर श्योर ग्रो करेंगे। एक भी हुआ तो मल्टीप्लाई करके वो अपने आप थाउजेंड्स बना लेगा अपनी कॉलोनीज। इस कंडीशन में मैम क्या करें, इस कंडीशन में आप उसको पहले ही ट्रीट कर लें। इसको बोल रहे हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट विच इज़ अ सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं देखते हैं। ऐसा कुछ आपका STP दिखाई देता है, ऐसे ऐसे कुछ स्टेजेस हैं जिसमें देखते हैं क्या क्या होगा। एंड ये आपका पानी जा रहा है इनटू द रिवर्स, ये डर्टी एकदम आपका नाले वाला पानी जिसमें आपने झाग भी देखे होंगे अपने आसपास जो भी वाटर बॉडी होगी उसमें। और यहाँ पे हम कैसा देख रहे हैं, पानी थोड़ा सा क्लेरिफाइड है। ओके, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है? इट्स अ फिजिकल ट्रीटमेंट। ओके, फिजिकल इन द सेंस कि हम फिजिकल जो भी चीज़ें हैं उनको रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर्स। मतलब मान लो आपका जो वेस्ट है, जो पानी आ रहा है उसमें हम सब कुछ डालते हैं, बॉल है ना, आपकी कैन है, आपका कुछ भी जो आप ये जितने भी चीज़ें ड्रिंकेबल होती हैं उनके जो भी बच जाते हैं आपके जो भी पैकेट्स हैं वो आप डायरेक्टली डाल देते हो, है ना, डस्टबिन में डालते हो, नहीं तो लोग पानी में फेंक देते हैं। या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम डायरेक्टली पानी में डालते हैं जो सॉलिडिफाइड हैं, बेसिकली लिक्विड नहीं है, मिक्स नहीं हो रही हैं, जैसे ऑयल, ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी बट सॉलिड चीज़ें ऑब्वियसली मिक्स नहीं होंगी। तो इनको हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। इसमें हम रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डेब्रिस बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। यहाँ पे आपने फिल्टर लगाए हुए हैं, इनसे आप क्या कर रहे हो, बड़ी बड़ी चीज़ें आगे जा नहीं रही, यहीं पे सॉलिड चीज़ें आपकी एक्यूमुलेट हो रही हैं। इसके आगे आता है ग्रिट चैम्बर। जब पानी यहाँ से मैम बड़ी बड़ी चीज़ें निकल गई, उसके बाद जब ग्रिट चैम्बर में आता है तो आपके पेबल्स जो भी आपकी सॉइल एंड ऑल है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती है और फिर पानी आगे जाता है इनटू द सेडिमेंटेशन टैंक। ग्रिट चैम्बर में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ग्रिट। ग्रिट मतलब सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स वगैरह आपके यहाँ पे सेडिमेंट हो रहे हैं, देन सेडिमेंटेशन टैंक से ये फिर आगे जा रहा है इनटू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ओके, सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है, जब वो प्राइमरी एफ्लुएंट यहाँ आ गया तो सबसे पहले आता है यहाँ पे बच्चों एयरेशन टैंक। हमने सॉलिड चीज़ें निकाल दी, हमने सॉइल और जो पेबल पत्थर वगैरह थे वो हमने निकाल दिए। अब जो मटेरियल आया है ना उसको हम एयरेशन टैंक में डालते हैं। एयरेशन टैंक में हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहते हैं विद टाइम, घुमाते रहते हैं, एयर देते रहते हैं, ऑक्सीजन और ये सब प्रोवाइड करते हैं। उसमें जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ होती है हायर लेवल पे। ग्रोथ होती है क्यों, क्योंकि मैम उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी अवेलेबल है, ग्रोथ तो होगी, खाने को उनको मिल रहा है, उनकी ग्रोथ और अच्छे से हो इसके लिए हम उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, इसलिए इसको एयरेशन टैंक बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हम एयर अवेलेबल करा रहे हैं। इस तरीके से घूमता है, ऐसे आपको फ्रॉथ जैसे नज़र आते हैं इसके ऊपर। आप एयरेशन टैंक में देखो, एयर कंप्रेसर है, इससे इसमें एयर जा रही है एयरेशन टैंक में। यहाँ पे कुछ टाइम बाद आप देखोगे बैक्टीरियाज की या जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ इतनी बढ़िया हो गई है कि फ्लॉक्स बन गए हैं। फ्लॉक्स क्या होते हैं, छोटे छोटे से माइक्रोब्स के जो कॉलोनी टाइप बन जाते हैं उनको हम फ्लॉक्स बोल रहे हैं। मतलब उनके मास को क्या बोल रहे हैं, फ्लॉक। इतना इतना माइक्रोब इसको फ्लॉक बोल रहे हैं। फ्लॉक इज अ मेश लाइक मासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट्स। ऐसे ऐसे आपको फ्लॉक्स नजर आएंगे इनटू द वाटर। देखो क्या लिखा है, प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एयरेशन टैंक। ठीक है,
प्राइमरी से कहाँ गया, आपका लार्ज एयरेशन टैंक में गया एंड कॉन्स्टेंटली एजिटेट कर रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं, हम एयर प्रोवाइड करा रहे हैं. दिस ऑल्सो अलाउज विगरस ग्रोथ, बहुत भयंकर लेवल पे ग्रोथ होगी आपके एरोबिक माइक्रोब्स की. क्यों? क्योंकि मैम एयर भी मिल रहा है, ऑर्गेनिक मैटर भी मिल रहा है, बिल्कुल ग्रोथ होनी चाहिए, नहीं हो रही है तो मैम बैक्टीरिया बेकार है आपके, है ना. अब ये क्या बना लेते हैं, फ्लॉक्स, बैक्टीरियल एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मेश लाइक स्ट्रक्चर. आपके जो फंगल फिलामेंट्स हैं उनके साथ बैक्टीरिया जुड़ के क्या बना लेते हैं, फ्लॉक्स बना लेते हैं. ठीक है, बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट से आपके फ्लॉक्स यहाँ पे बनते हुए आपको नजर आते हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में. दीज माइक्रोब्स कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर, दीज माइक्रोब्स कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट. ये जो आपका इफ्लुएंट आया इसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर था उसको ऑब्वियसली खा रहे हैं हमारे लिए गुड थिंग है. एंड दिस रिड्यूसेस BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इफ्लुएंट. देखो BOD क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. अगर आपकी वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर है तो वहां पे बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे हैं फॉर श्योर. वो बैक्टीरियाज क्या कर रहे हैं, उस ऑर्गेनिक मैटर को खा रहे हैं और ऑक्सीजन भी यूटिलाइज कर रहे हैं. अगर आपके वाटर बॉडी की BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, इट मीन्स वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है. अगर आपकी वाटर बॉडी की बायोकेमिकल डिमांड ज़्यादा है, इट मीन्स वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है. बैक्टीरिया की ग्रोथ होना ठीक है मैम, यहाँ पे हमारे लिए यूज़फुल है, बट इन जनरल अगर आप सोचोगे कि मैम वहाँ पे हमने इतना गंदगी डाल दिया, इतना वेस्ट डाल दिया, उसमें इतना ऑर्गेनिक मैटर था कि वहाँ पे ग्रो कर रहे जो बैक्टीरियाज थे उनकी भी ग्रोथ बढ़ रही थी. ग्रोथ का बढ़ना मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होना मतलब ज़्यादा पॉल्यूशन होना. तो BOD बढ़ रहा है मतलब पॉल्यूशन ज़्यादा है, ऑर्गेनिक जो आपके बैक्टीरियाज है वो उनके ऑर्गेनिक मटेरियल पे ग्रो ज़्यादा हो रही है तो वो यूटिलाइज करके ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी डिमांड बढ़ रही है. दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ये ज़्यादा है, इट मीन्स जो वाटर बॉडी है उसमें पॉल्यूशन ज़्यादा है, याद रखना इस बात को. अब बोल रहा है धीरे धीरे क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी जैसे जैसे माइक्रोब. ऑब्वियसली ऑर्गेनिक मैटर खत्म होता चला जाएगा मैम, बैक्टीरिया की ग्रोथ उतनी नहीं रहेगी तो हमारी जो डिमांड है वो धीरे धीरे घटती चली जाएगी. ठीक है, इतनी बात आई होप अंडरस्टूड होगी. थोड़ा सा इसको दिमाग में डाल लो, ये इम्पॉर्टेंट है. इसके बाद क्या हुआ, बायोकेमिकल डिमांड, देखो क्या लिखा है इसकी डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज्ड ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर. 1 लीटर ऑफ पानी में आपका कितना आपका ऑक्सीजन लग रहा है वो आपकी क्या कहलाती है बच्चों, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है. कितना ऑक्सीजन आपके बैक्टीरियाज को चाहिए टू कंज्यूम दैट मच ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ द वाटर. नेक्स्ट, इट इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर एंड ग्रेटर द BOD, वही लिखा है ग्रेटर द BOD मोर इज द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल. आपका पॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा है. BOD ज़्यादा होना इज नॉट अ गुड थिंग. ठीक है, एरेशन टैंक से हमने एयर दिया, जब यहाँ पे आपका BOD डिमांड, आपका बायोलॉजिकल केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो गया तो हमें पता चल गया कि भाई जितना ऑर्गेनिक मैटर था वो क्या हो चुका है, अभी कंज्यूम हो चुका है. इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, फाइनल सेटलिंग टैंक में भेज देते हैं. यहाँ पे क्या आपके अवेलेबल है या प्रेजेंट है, आपके फ्लॉक्स प्रेजेंट हैं. इस फ्लॉक का थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज इसको हम बोल रहे हैं. इस एक्टिवेटेड स्लज में हम क्या करते हैं, एनारोबिक बैक्टीरियाज को डालते हैं ताकि वो फ्लॉक में जो प्रेजेंट एरोबिक बैक्टीरियाज है उनको कंज्यूम कर दें. जब ये कंजम्पशन होती है तो एनारोबिक बैक्टीरियाज कुछ गैस रिलीज करते हैं जिससे हमें क्या मिलती है बच्चों, बायो गैस मिलती है. बताओ, एक कहावत है ना, आपके गुठलियों के भी दाम मिल गए, वही वाली बात हो गई कि मैम एक तो मैम STP से हमारा फ़ायदा हो गया कि हमारा जो पानी है वो क्लीन हो गया है. दूसरा क्या फ़ायदा हो गया भाई, आपको मैम बायोफ्यूल भी मिल गया है ना. आपने देखो, आप जितना गंदगी था, जितना वेस्ट था वो सारा हमने डिग्रेड कर लिया एंड इन रिटर्न पता है आपको क्या है, यहाँ पे मैन्योर भी मिलेगा एज वेल एज आपको बायोफ्यूल भी मिलेगा, जिससे आप विलेजेस वगैरह में क्या कर सकते हो, विलेजेस में कहीं पर भी आप एज अ फ्यूल यूज़ करते हो खाना वाना बनाने के लिए. तो ये तो फ़ायदा ही है ना.
आम तो आम गुठलियों के दाम हो गया हमारा। नाउ दिस एक्टिवेटेड स्लज को आपने यहाँ पे डिकम्पोज करवाया और इसका कुछ पार्ट एज एन इनोक्यूलम दोबारा से एरेशन टैंक में डाल दिया। इनोक्यूलम क्या, जैसे आप टीस्पूनफुल डालते हो ना दही को दूध में मैम एज एन इनोक्यूलम कि उससे फर्दर ग्रोथ हो जाए बैक्टीरिया की, वही उसी को हम इनोक्यूलम बोल रहे हैं। यहाँ पे आपने इसका छोटू सा फ्लॉक का पार्ट उठा के किसको दे दिया, एरेशन टैंक को दे दिया कि मैम जो फर्दर आपका ऑर्गेनिक वेस्ट आ रहा है उसके लिए आपको बैक्टीरियाज की ग्रोथ मिल जाए। बैक्टीरियाज तो होने चाहिए ना, तभी तो अच्छे से डिकम्पोजिशन होगा। तो बैक्टीरियाज तो हमने निकाल दिए थे सेडिमेंटेशन यहाँ आगे फाइनल सेटलिंग टैंक में, लेकिन मैम दोबारा से वहाँ पे जो फर्दर एक और वन ऑफ द क्या आएगा आपका, फिर से एरो जो सॉरी वेस्ट है वो आएगा, ऑर्गेनिक वेस्ट आएगा, उसको डिकम्पोज करने के लिए आपको दोबारा बैक्टीरियाज चाहिए। वो बैक्टीरियाज के लिए आप छोटू सा इनोक्यूलम इस सेटलिंग टैंक से लेके दोबारा से एरेशन टैंक में डाल देते हो ताकि वो दोबारा से मल्टीप्लाई हो, अच्छे से ग्रोथ करें एंड जो भी आपका वेस्ट है उसको खा जाए। ठीक है। द एफ्लुएंट इज देन पास टू द सेटलिंग टैंक वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर सेडिमेंट। यहाँ पे सेडिमेंट हो गए आपके एंड दी सेडिमेंट्स आर कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। इसको एक्टिवेटेड स्लज बोल रहे हैं क्योंकि अभी ये एक्टिव हैं। एक्टिवेटेड स्लज इसको हम बोल रहे हैं। अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक, इसको दोबारा से हमने दे दिया इनटू द एरेशन टैंक टू सर्व एज द इनोक्यूलम ताकि वहाँ पे ग्रोथ हो। दोबारा से जो नॉर्मल जो दोबारा से फिर से वेस्ट जो आएगा, जो भी आपका सीवेज का वेस्ट आएगा, उसको दोबारा से आप ट्रीट कर सके फ्रॉम दोज बैक्टीरियाज, इसलिए अपने उसको इनोक्यूलम उसको एरेशन टैंक में डाल दिया। नेक्स्ट क्या हुआ बच्चों, ये स्लज डाइजेशन टैंक है। ठीक है, यहाँ पे आपने स्लज को डाइजेस्ट करा और देखो वहाँ पे मीथेन गैस बन रही है हमारी। तो द रिमेनिंग स्लज इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक कॉल्ड एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में हमने इसको डाला। हेयर सम एनारोबिक बैक्टीरियाज, देखा यहाँ पे अब क्या होगा, एनारोबिक बैक्टीरियाज आपके एक्शन में आएंगे एंड डाइजेस्ट करेंगे बैक्टीरिया फंगस को जो स्लज में प्रेजेंट है एंड प्रोड्यूस करेंगे गैसेस मीथेन। मीथेन आपका बायोगैस का वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट है। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके मेजर गैसेस हैं जो बायोगैस में अवेलेबल हैं। इनको हम बायोगैस बोल रहे हैं। मीथेन इसमें मेजर होता है, आपका 74 to 75% आपका मीथेन अवेलेबल होता है इस पर्टिकुलर बायोगैस में। Now the effluent is released into natural water bodies like rivers and streams. अब जो effluent बचा कुचा था, यहाँ पे जो हम देख रहे थे, यहाँ पे जो effluent था बच्चों, उसको आप कहाँ डाल लोगे, रिवर, लेक, जो भी आपकी वाटर बॉडीज हैं उसमें आप डायरेक्टली पोर कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात डन। कैसे हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट करा अपने वाटर को एंड देन उसमें से हमने गैस भी बना ली, बायोगैस, एंड उसको एज अ बायोफ्यूल यूज़ कर लोगे। तो ये ओवरऑल स्टेप्स है। आपने प्राइमरी इफ्लुएंट लिया, प्राइमरी जो आपने निकाला था, सेकेंडरी का है ये सिर्फ। तो प्राइमरी इफ्लुएंट आया आप द सेडिमेंटेशन ऑफ द पेबल एंड द सॉलिड जो भी वेस्ट था उसके निकलने के बाद इसको फिर एरेशन टैंक में डाला, एजिटेशन करा इसका, एरोबिक बैक्टीरिया से जो फ्लॉक्स बने उससे ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कराया, बीओडी धीरे धीरे डिड्यूस हो गई। इसके बाद सेटलिंग टैंक में भेजा। सेटलिंग टैंक्स में जो आपका एक्टिवेटेड स्लज था वो सेटल हो गया और जो वाटर था, जो भी बचा हुआ रिमेनिंग वाटर था, उसको नेचुरल वाटर बॉडीज में फेंक दिया, मतलब डाल दिया। अभी जो फ्लॉक है, इनको एक्टिवेटेड स्लज है, उसको हमने एनारोबिक जो बैक्टीरियाज थे, जो स्लज था उससे डाइजेस्ट करा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जहाँ एनारोबिक बैक्टीरियाज को हमने डाला तो इन्होंने स्लज को डाइजेस्ट करा बच्चों बढ़िया तरीके से, और क्या दे दिया आपको, बायोगैस, जिसमें मीथेन मिलेगी आपको, हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा, एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये सारी गैसेज आपकी सारी मिलके क्या कहलाती हैं, बायोगैस। इस बायोगैस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं घर पे खाना बनाने के लिए। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव वाटर पॉल्यूशन। ये हमारी गंगा यमुना है, देखो आप कितनी गंदी है। ये जो सॉलिड वेस्ट आपको दिख रहा है ये प्राइमरी इफ्लुएंट में ही निकल जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो डोमेस्टिक वेस्ट है, फीकल मैटर है, या फिर आपके किचन का वेस्ट है, उसको हम फर्दर ट्रीट करवाते हैं इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसमें से भी कुछ होगा जो ऑर्गेनिक वेस्ट बन जाएगा, बट सी दिस इज़ हाउ आवर रिवर्स लुक्स लाइक, सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। गंगा एक्शन प्लान को हम गैप बोलते हैं एंड यमुना एक्शन प्लान को हम गैप बोल रहे हैं शॉर्ट में।
सो इनको ट्रीट करने के लिए बहुत सारी एसटीपीज़, गंगा एक्शन प्लान में तो बहुत सारी एसटीपीज़ आपके, बहुत सारे जो ऐसी सिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, उनका बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली वेस्ट बनता होगा, वहाँ पे एसटीपीज़ बनाए हुए हैं। अब उतने अच्छे से फंक्शनल ऑब्वियसली नहीं है, अदरवाइज़ गंगा इतनी गंदी है, यमुना इतनी गंदी हमें नहीं नज़र आती। और एसटीपीज़ का जो गंगा एक्शन प्लान भी, गंगा एक्शन प्लान 1, 2, बहुत सारे एक्शन प्लान्स आए, क्योंकि लोग गंदगी ही इतनी कर रहे थे कि मतलब गवर्नमेंट भी उसको क्लीन करने में उतना कैपेबल नहीं रह पाई, क्योंकि वो ठीक से वर्क ही नहीं कर पा रहे हैं। एडेड ऑन लोग जाके यहाँ पे देखो गंगा यमुना के किनारे क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, तो इन सब से बच पाना, रेड हो पाना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट। ट्राई करा गवर्नमेंट ने, बहुत सारा पैसा लगाया इन सबको क्लीन करने में, बट उतना अच्छे से ये क्लीन नहीं हो पा रही हैं। क्लीन हुई कब? जब कोरोना आया, ह्यूमन इंटरवेंशंस कम हुई टूवर्ड्स दीज रिवर्स, और हमने देखा कि एकदम क्लीन हो गई थी। तो नेचुरल चीज़ों को उतना ही अफेक्ट किया जाए जितना ठीक है, उससे ज़्यादा एक्सेस में करना इज़ नॉट गुड फॉर देम। रिवर्स बहुत ज़्यादा गंदी हैं, इन्हीं से पानी हम वही पी रहे हैं, उन्हीं को गंदा कर रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं है इस बात का। तो कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आप अपने लेवल पे रोक सकते हो, तो ट्राई टू नॉट टू पोर दीज थिंग्स इनटू रिवर्स। कोई भी जो भी चीज़ें हैं, आप रोड पे अगर जा रहे हैं और जाके आपने बाहर एक रैपर भी फेंक दिया, तो दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अ मेस इन योर पर्टिकुलर सिटी और योर कंट्री, सो दैट इज़ नॉट गुड। आप उसको रोक सकते हैं अपने लेवल पे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करने से अगर चीज़ें रुक सकती हैं, तो वाई नॉट टू डू दैट। कितना ही एफर्ट लग रहा है उसको, आपने जो भी खाया रैपर उसका अपनी पॉकेट में रख लिया, तो कितना ही एफर्ट आपने उसमें लगा दिया। अगर इतना भी एफर्ट आपकी कंट्री के लिए नहीं लगा रहे हो, तो फिर शिकायतें करना मतलब हमें नहीं अच्छा लगता, हमें शोभा नहीं देता बेसिकली। तो फिर शिकायतें आप ना करें अलग अलग चीज़ों के लिए हैं, ठीक है भाई, ये चीज़ें बननी चाहिए, होनी चाहिए, बट अपने लेवल पे भी तो हम सुधार कर सकते हैं ना। तो ट्राई फ्रॉम यू। नेक्स्ट चलते हैं बायोगैस प्रोडक्शन के लिए। ये आपका क्या है? आपका बायोगैस प्लांट है। तो इस तरीके से कंक्रीट का बना हुआ होता है। कंक्रीट का होता है बच्चों, इसमें हम काऊ डंग है, जो भी डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह भी डालते हैं, ऑल दो जो स्लज वाला है वो भी कर सकते हैं, नॉर्मली भी इन जनरल भी आप बायोगैस प्लांट बना सकते हो। तो काऊ डंग हो गया है ना, जो गोबर होता है वो डाल दिया, इसको गोबर गैस भी बोलते हैं, बायोगैस। इसके अलावा हमने और सारा वेस्ट वगैरह इसमें डाला, एंड डालने के बाद इसमें हमने बैक्टीरियाज, एनारोबिक बैक्टीरियाज की क्या करवाई? ग्रोथ करवाई। जब वो ग्रोथ हुई तो हमें क्या मिला? हमें मिला बायोगैस अगेन। अब जो काऊ डंक होता है उसमें एक बैक्टीरिया होता है मिथानोबैक्टीरियम। मिथानोबैक्टीरियम नाम ही बता रहा है कि मैं मीथेन गैस बनाऊंगा। मीथेन गैस से ही, क्या मैंने बोला, मेजर जो आपका बायोगैस का प्रोडक्ट होता है, जो उसका मेजर पार्ट होता है, वो क्या होता है? आपका मीथेन गैस होता है। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, मेनली मीथेन, प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स सच एज मिथानोजन। तो जो र्यूमिनेंट्स होते हैं, जो कैटल्स होती है आपकी, जो ये सेलुलोज वगैरह खाते हैं, मतलब घास खाते हैं बेसिकली, उनकी बॉडी में आपको क्या मिलता है? दीज मिथानोबैक्टीरिया मिलता है। तो जो काऊ डंग है उसमें आपको मिथानोबैक्टीरियम वैसे ही मिल जाता है, क्योंकि वो उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है टू डाइजेस्ट ऑल द सेलुलोज एंड ऑल। Methanogens grow anaerobically on cellulosic material and produce methane along with carbon dioxide and H2S. Methanobacterium, ठीक है, methanobacterium is the example. Methanogens are the anaerobic bacteria जो हेल्प करते हैं आपके सेल्यूलोज डाइजेशन में, एंड इन रिटर्न प्रोड्यूस करते हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज हाइड्रोजन सल्फाइड। Methanobacterium is found in anaerobic sludge and rumen of cattle. anaerobic sludge में भी हमें मिला था, as well as rumen of cattles. cattles के जो र्यूमन होता है उसमें मिलता है। क्यों प्रेजेंट होता है उनकी बॉडी के अंदर? टू फॉर द सेलुलोजिक डाइजेशन, मैंने बोला सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ना बायोगैस इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। लाइटनिंग में आप यूज़ कर लो, लाइटें जला ली हैं, खाना बना लिया है, सब में इस्तेमाल कर सकते हो। कैटल डंग, जिसको हम गोबर बोलते हैं, कंटेन्स दीज बैक्टीरिया, उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। सो डंग कैन यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस और द गोबर गैस। ये आपने यहाँ पे इस तरीके से कंक्रीट का बना हुआ है, इसमें आप क्या करते हो?
काउ डंग एक्सेट्रा पोर करते हो। तो ये ऐसा कुछ आपका स्ट्रक्चर है आपके बायोगैस प्लांट का। तो नीचे आप देखोगे तो ये डाइजेस्टर है जो बना हुआ है, कंक्रीट टैंक है, कंक्रीट का बना हुआ टैंक है, 10 to 15 फीट डीप है आपके अपर सॉइल लेवल से, तो 10 से 15 फीट नीचे है। कलेक्ट बायोगैस वेस्ट एंड स्लरी ऑफ डंग, तो ये जो भी बायोगैस वेस्ट है आपका, बायो वेस्ट है, आपके छिलके हो गए या घर का जो भी नॉर्मल किचन वेस्ट है वो सारा हो गया, एज वेल एज आपके डंग जो आपका काउ डंग वगैरह है उसको आप इसमें पोर कर देते हो। अ फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी, इसके ऊपर हम एक फ्लोटिंग कवर लगा रहे हैं, विच कीप्स ऑन राइजिंग एज द बायोगैस प्रोड्यूस। तो ऑब्वियसली आपने एक उसके ऊपर फ्लोटिंग क्या लगा दिया है, यहाँ पे कवर लगा लिया है जो उठता है कब, जब मैम गैस बनती है। यहाँ से डंग और वाटर डाला, वाटर क्यों डाला, ताकि वो स्लरी हो जाए, यहाँ पे डाइजेस्ट होगा, वो डाइजेस्ट होने के बाद ये आउटलेट है, ये क्या करता है बच्चों, आउटलेट टू रिमूव स्पेंट स्लरी यूज एज अ फर्टिलाइजर। जब यहाँ पे अच्छा खासा प्रोड्यूस हो गया, हमें पता चल गया है, तो यहाँ पे जब वो ऊपर आता है इस गैस होल्डर में, इस गैस में यहाँ हम देखते हैं मूवमेंट हो रहा है, गैस होल्डर से आपकी गैस कलेक्ट होती है और बाहर निकल जाती है। इसको आप ऑब्वियसली थ्रू द पाइप्स आप जो भी XYZ होम है उसमें कुकिंग या लाइटनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। और जो गैस होल्डर है इसमें गैसेस बनी, एज वेल एज यहाँ पे जब स्लज ऊपर आ जाता है ना, तो जो स्लज है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, यहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है, इसके थ्रू यहाँ पे आ जाता है। जब बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ आ जाता है, भरता रहता है, तो जो यूज है वो ऊपर आ रहा है और यहाँ से एज अ स्लज यहाँ पे बन रहा है। इस स्लज को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइज़र और मेन्योर की तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घरों में। So this is how your biogas plant works. ये बायोगैस प्लांट है, ये भी वो भी, यहाँ से आपने गैसेस वगैरह आप इकट्ठा कर रहे हैं। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एंड खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशंस ये डेवलप्ड टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इन इंडिया, क्योंकि इट्स अ गुड थिंग है ना, आपका बहुत सारी चीज़ों से आपको ही मिल रहा है, एज वेल एज आप क्या कर पा रहे हैं इसकी मदद से। मैम हम फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर रहे हैं जो हमारा कैसा है, बायोलॉजिकल है, मतलब इट्स नॉट एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने वाला, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। एज वेल एज हम इन रिटर्न और क्या कर रहे हैं, यहाँ से गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं जो एज अ बायोगैस हम यूज़ कर पा रहे हैं। तो जो वेस्ट है वो भी ख़त्म हो गया, इन रिटर्न हमें मैम मेन्योर भी मिल गया, एज वेल एज गैसेस भी मिल गई एज अ बायोलॉजिकल बायोगैस फ्यूल की फॉर्म में। तो इट्स गुड फॉर अस, है ना। तो ये अच्छा है एक वेस्ट को रिमूव करने का, जो हमारे लिए बड़ा टीडियस टास्क हो जाता है हमारी गवर्नमेंट के लिए, उसको हटा पाना, है ना। जैसे बहुत सारे हीप्स लग जाते हैं, ऐसा कुछ हम देखने को मिलता है। तो प्लास्टिक की बात अगर छोड़ दे तो बाकी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं एनवायरनमेंट को ही वापस देने के लिए। तो वहाँ पे आपके बायोगैस प्लांट भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। सो दीज आर एफिड्स, लेडी बर्ड है, बीटल हैं आपके, एफिड्स को कंट्रोल करते हैं बेसिकली। ये ड्रैगन फ्लाई है आपका, लेडी बर्ड है। बायो कंट्रोल इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीजेज। अब क्या हो रहा है ना, हमारे क्रॉप्स में, प्लांट्स में डिसीजेज हो रही हैं। अब इन डिसीजेज को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं मैम, हमने पेस्टिसाइड्स यूज़ कर लिए, हमने इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर लिए, विच आर केमिकल्स। अगेन केमिकल्स जितना ज़्यादा यूज़ करोगे मैम हमारी ही बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हम ही उन केमिकल्स को खाने वाले हैं, कंज्यूम करने वाले हैं। तो क्या करें मैम, इंसेक्ट्स तो अफेक्ट करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, बायो कंट्रोल कर सकते हैं, यानी बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर कंट्रोलिंग दिस पर्टिकुलर इंसेक्ट्स। ये जो भी इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट हैं, इनको रोकने के लिए हम बायोलॉजिकल कुछ, जैसे हम लेडी बर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बीटल्स यूज़ कर रहे हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं टू कंट्रोल द पेस्ट। सो लेडी बर्ड, बीटल्स कंट्रोल एफिड्स एंड ड्रैगन फ्लाइज कंट्रोल मस्कीटो। तो जो लेडी बर्ड है, बीटल है आपकी, वो कंट्रोल कर रही है एफिड्स को, एंड ड्रैगन फ्लाई कंट्रोल कर रही है आपके मस्कीटोज को। ये देखो केमिकल पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, एंडोडाइन इज वन ऑफ द पेस्टिसाइड्स, इसका इस्तेमाल हुआ, और देखो जो बहुत सारी मतलब डिसीजेज होती है जो हमें होती हैं, एंड वन ऑफ दिस जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके हेड में ये चीज़ें हमें देखने को मिली। इतना एक्सेस यूज़ हुआ पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का, अभी भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, बट इसको रोकने की ज़रूरत है। तो
हार्मफुल है ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज पॉल्यूशन, आपकी मिट्टी के लिए, आपके मिट्टी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए, एज वेल एज हमारे लिए, सबके लिए हार्मफुल है, और वाटर बॉडीज़ के लिए भी हार्मफुल है। बायो कंट्रोल मेथड हैज़ नो सच प्रॉब्लम, इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये बायोलॉजिकल मेथड है। मैम जो बीटल है या मस्क ये है, इनको खाना मिल जाता है, हमारे इंसेक्ट्स गेट रिड हो जाते हैं, तो 2 in 1 काम हो रहा है। हमें कोई फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करना, हमें कोई इंसेक्टिसाइड यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। तो वन ऑफ दिस इज बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, बीटी बोलते हैं इसको। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस क्या करता है, ये बटरफ्लाई और कैटरपिलर दोनों को कंट्रोल कर लेता है। द ड्राइड स्पोर्स ऑफ बीटी अवेलेबल इन शैशेज, आपका जो बीटी होता है ये ड्राइड स्पोर्स इसके अवेलेबल हैं शैशेज में, आर मिक्सड विद वाटर एंड इट इज स्प्रेड वन ऑन टू द वल्नरेबल प्लांट, जो भी प्लांट्स है जिनको डिसीजेज हो सकती हैं उस पर हम इसको छिड़क देते हैं, स्प्रे कर देते हैं। जैसे कि ब्रासिका, आपकी जो गोभी होती है, फ्रूट ट्रीज वगैरह, इन सब पे। दीज आर ईटन बाय कैटरपिलर, जैसे ये शैशेज में जो प्रेजेंट आपके बीटी हैं इनको आपकी कैटरपिलर खाती है, उनके गट में जाके एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद वहाँ पे रिलीज होता है टॉक्सिन, एंड टॉक्सिन क्या करता है, इस लार्वा को किल कर देता है। तो गट में गए, सैशे गट में गए, जाने के बाद टॉक्सिन रिलीज हुआ और कैटरपिलर बटरफ्लाई गए, तो हम बच गए, है ना। हमने कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ एक क्या डाला, बीटी अपनी क्रॉप पे डाला और उससे क्या हुआ, हमें छुटकारा मिल गया फ्रॉम द लार्वास। सो ये तो अच्छी बात है, हमें क्या हो गया है, इनसे इनका कंट्रोल हो गया है, क्योंकि बड़े लेवल पे अगर ये ग्रो करते हैं ना तो ये खा जाते हैं आपकी जो भी क्रॉप प्लांट है उनको। साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस टॉक्सिन जीन्स इनटू अ प्लांट, एक क्राई जीन होता है आपका। बीटी कॉटन एक प्लांट है, वन ऑफ द वैरायटी है, हमने लास्ट में स्ट्रैटेजीज में पढ़ा था। बीटी कॉटन एक वन ऑफ द वैरायटी है जो जिसमें ये पर्टिकुलर जो भी आपके इंसेक्ट्स वगैरह ग्रो ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मैम इसकी बॉडी में हमने बीटी कॉटन इसके जीन्स में डाल दिया है, जीन्स में डाल दिया है, तो अब जब पैथोजेंस इनको खाएंगे, जो भी इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट हैं, इनको खाएंगे, उनकी बॉडी में अगेन वही रिएक्शन होगा जो बाहर से उसको लेने पे हो रहा है। इसका मतलब उनके गट में जाके एक्टिवेट होकर टॉक्सिन रिलीज करेंगे और उनकी वहीं पे डेथ हो जाएगी। तो इट्स अ गुड थिंग फॉर अस। तो कॉटन प्लांट्स में ये हमें देखने को मिला है। इनिशियली क्या होता था, हमारे कॉटन प्लांट्स को इंसेक्ट्स पूरा खा जाते थे, तो हमने इनको उसके जीन्स में ही डाल दिया। अभी इस बीटी कॉटन में ये पर्टिकुलर टाइप के पेस्ट नहीं लगते हैं। नेक्स्ट है ट्राइकोडर्मा विच इज़ अ फंगस। सो ट्राइकोडर्मा क्या कहते हैं, दे आर सीन इन द रूट इकोसिस्टम, ये रूट्स वगैरह में देखा जाता है ट्राइकोडर्मा। दे कंट्रोल सेवरल प्लांट पैथोजन, अगर ये आपकी रूट्स में प्रेजेंट हैं, अवेलेबल हैं, तो बहुत सारी प्लांट डिसीजेज प्लांट को वैसे ही नहीं होती हैं। तो गुड है ना, आपने रूट्स में, आपने नहीं, ऑलरेडी खुद ही ग्रो करती हैं, आप भी कर सकते हो इनको बाहर से लेके। सो ट्राइकोडर्मा हमारी रूट्स में ग्रो कर गई, मैम कर गई तो क्या हो गया मैम, हमें बहुत सारे टाइप के जो प्लांट डिसीजेज थी वो हमारे प्लांट को हुई ही नहीं। एक और है बैक्यूलो वायरसेस, बैक्यूलो ऑब्वियसली वायरसेस है। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस वन ऑफ द बैक्यूलो वायरस है। स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, ये अगेन इंसेक्टिसाइडल है, यानी इंसेक्ट को किल कर देता है। नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट, बर्ड्स एंड फिशेज, किसी पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट इसका नहीं है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम इसको यूज़ करते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब कि भाई काम भी हो जाए और मैम एज सच कोई इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट ना हो। तो इंटीग्रेटेड क्या है, आपका पेस्ट मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का मतलब ही है कि दोनों चीज़ें आपकी बराबर चलें। व्हेन इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी एरिया बीइंग ट्रीटेड, मतलब इसमें ये बोलना चाहता है बच्चों कि आपका जो पेस्ट कंट्रोल है वो भी हो गया, एज वेल एज आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। इसी को हम इंटीग्रेटेड क्या बोल रहे हैं, पेस्ट मैनेजमेंट हम यहाँ पे बोल रहे हैं। तो जो भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम ये सारे इंसेक्ट्स को देखते हैं, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बैक्यूलो वायरस स्पेशली जीनस ऑफ न्यूक्लियोहेड्रो वायरस, बैक्यूलो वायरस उसका यूज़ कर रहे हैं न्यूक्लियोहेड्रो वायरस का। तो बैक्यूलो वायरस क्या करता है, ऐसा कुछ आपको स्ट्रक्चर इसका नज़र आता है। ये अटैक्स इंसेक्ट्स एंड अदर एथ्रोपॉड्स को रोकता है आपकी क्रॉप प्लांट्स पे होने से। तो इट्स अ गुड बायो कंट्रोल एजेंट, इट्स अ गुड एक्ट एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। यहाँ पे आपके बहुत सारे बायो कंट्रोल एजेंट्स हमने एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ बना दिए हैं। जैसे इंसेक्ट्स के केस में हमने देखा बीटल्स वाइट विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स ऑन देयर बॉडी, लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाइज,
कंट्रोल एफिड्स एंड मस्कीटो, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, मस्कीटो और वही हमने जो पढ़ा वही एफिड्स एंड मस्कीटो कंट्रोल कर रहे हैं। बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर्स, बटरफ्लाई कैटरपिलर्स जो होते हैं, कैटरपिलर्स होती है बटरफ्लाई की, उनको रोक रहा है ग्रो करने से क्योंकि वो हमारी जो प्लांट होता है उसको खाते हैं। ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग रूट इकोसिस्टम में रहता है, फ्री लिविंग है, कोई एसोसिएशन नहीं है, ये सेवरल प्लांट पैथोजेंस को आने से रोकता है आपके प्लांट में। वायरसेस में बैक्यूलो वायरस जो क्या करता है, कंट्रोल करता है मैम इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपॉड्स को, ठीक है। सो ये आपके बायो कंट्रोल एजेंट्स हमने पढ़े यहाँ पे। अब आगे चलते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स ये तो हो गया मैम इंसेक्ट कंट्रोल में। अब फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, हमारे प्लांट्स को क्या करते हैं मैम, फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। आप बाहर से फर्टिलाइज़र डाल रहे हो, अगेन दोज आर केमिकल, शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, लॉन्ग टर्म में सोचोगे तो नॉट एट ऑल गुड, है ना। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रूट नोड्यूल है, लेग्यूमिनस प्लांट, राइजोबियम आपने सुना ही है। सो राइजोबियम ये करता है, एजोस्पाइरलम, इन सब के हम देखते हैं क्या क्या इनके फायदे, सब आपके क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स हैं। बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। ये क्या कर रहे हैं, आपकी सॉइल की क्वालिटी को एनरिच कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। बैक्टीरिया भी होते हैं, फंगस भी होते हैं, साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गा भी होते हैं। तो एक एक करके देखते हैं इनके किस तरीके से काम करते हैं। ओके, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन कुड बी इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन एंड कुड बी फ्री लिविंग एज वेल। फ्री लिविंग बोले तो मैम किसी की कोई सहायता नहीं चाहिए, एजोटोबैक्टर हो गया आपका, बेजर्निका हो गया आपका, रोडोस्पाइरलम एंड एजोस्पाइरलम, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फ्री लिविंग बैक्टीरियाज। सिम्बायोटिक में आता है आपका फ्रैंकिया एंड राइजोबियम। सिम्बायोटिक होता है मिलजुल के रहना, मतलब मैम ये प्लांट्स के साथ रहेंगे, उनसे कुछ चीज़ लेंगे एंड इंटर्न उन्हें कुछ चीज़ें देंगे। तो इन कुछ चीज़ें तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन फिक्सिंग है तो नाइट्रोजन ही देंगे, और प्लांट से इन्हें शेल्टर और वो सब चीज़ें मिलती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं एक एक करके। स्टार्टिंग फ्रॉम माइकोराइजा। माइकोराइजा में वन ऑफ द एग्जाम्पल है ग्लोमस। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड प्लांट, प्लांट और फंगस के बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है माइकोराइजा। फंगाई प्रोवाइड, प्लांट को क्या दे रहा है फंगस, फॉस्फोरस, पैथोजन रेजिस्टेंस दे रहा है, एंड टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट दे रहा है, ठीक है। प्लांट फंगस को क्या मिल रहा है मैम, शेल्टर और फूड मिल रहा है, फूड में आपका कार्बन और ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, फंगस का काम बढ़िया तरीके से चल जाता है। तो फंगस ने प्लांट को क्या दिया, फॉस्फोरस और पैथोजन रेजिस्टेंट एज वेल एज टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट दिया, एंड प्लांट ने क्या दिया बच्चों, शेल्टर एंड फूड दिया। दिस इज माइकोराइजा, हाउ इट लुक्स, ऐसा है आपका इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द प्लांट। दिस इज ब्लू ग्रीन एल्गास, ये ब्लू ग्रीन एल्गा है बच्चों, ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स हैं, है ना, आप अपना अपना खाना खुद बना लेते हैं। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया आर द एग्जाम्पल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया की फर्दर कैटेगरीज हैं। साइनोबैक्टीरिया एक बड़ी कैटेगरी, उसके अंदर ये सब आते हैं। पैडी फील्ड्स, पैडी मतलब चावल, चावल की फील्ड्स में पैडी फील्ड्स। Cyanobacteria serve as a biofertilizers. It also adds organic matter to the soil and increases its fertility. ना, ये आप अपना ऐड करते हो और ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। These all are the cyanobacterias. यहाँ पे जो राइजोबियम है, राइजोबियम आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है विद लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट में आपके आ गए आपकी जितनी भी दालें, छोले, राजमा, ये सब, ये क्या करता है, रूट में नोड्यूल्स बना लेता है। इट फॉर्म नोड्यूल्स इन द रूट। यहाँ पे आपका राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है और यहाँ ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और प्लांट को देते हैं। डन। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। दिस मच इज डन फॉर दिस चैप्टर। यही कुछ कुछ चीज़ें हैं, एसटीपी आपको याद रखना है, कुछ बैक्टीरियाज के नाम याद रखने हैं, एज अ बायो फर्टिलाइजर एंड एज अ बायो पेस्ट कंट्रोल। बायो कंट्रोल कैसे कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है। ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, इजी सा चैप्टर है। अब इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। सिलेक्ट द मिसमैच। मिसमैच इनमें से बताइए, अभी जस्ट हमने पढ़ा है इसको, इसके मिसमैच आप बताइए क्या सही नहीं है। रोडोस्पाइरलम, माइकोराइजा, एनाबीना, नाइट्रोजन फिक्सर, राइजोबियम, अल्फा अल्फा, फ्रैंकिया अल्नस।
अल्फा अल्फा अगेन आपका लेग्यूमिनस प्लांट है, अल्नस भी आपका प्लांट है जिसके साथ फैंकिया क्या कर रहा है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रहा है। एनाबीना नाइट्रोजन फिक्सर, ये देखो एनाबीना इज द साइनोबैक्टीरिया। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे हमने नाम पढ़े हैं, रोडोस्पाइरलम इज अ फ्री लिविंग बैक्टीरिया, और यहाँ क्या लिखा है, माइकोराइजा। माइकोराइजा में हमने वन ऑफ द एग्जांपल पढ़ा था कि हम प्लांट के साथ एसोसिएशन बना रहा है, तो ये आपका पॉइंट कतई गलत है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट चलो, असर्शन रीजन गिवन है आपको, इसको पढ़ो। बोल रहा है असर्शन में कर्लिंग इज रिक्वायर्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ चीज, है ना, एंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज्ड फॉर दिस पर्पस। देखो जब हम चीज़ बनाते हैं तो हमने कुछ प्रोपियोनस, शर्मानी, ऐसे ऐसे कुछ हमने नाम पढ़े बैक्टीरियाज के, बट इसके अलावा हम लैक्टोबैसिलस को भी यूज़ करते हैं, क्योंकि चीज़ भी हमारा अल्टीमेटली मिल्क से ही बन रहा है, तो उसमें भी हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं लैक्टोबैसिलस का, ताकि वो कर्डलिंग इफेक्ट दे, आपका सेटल डाउन करे आपके मिल्क को। तो कर्डलिंग रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ चीज़, बिल्कुल सही बात है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसके लिए यूज़ होता है, बट ये इसका सही रीज़न नहीं है। ऊपर बोल रहा है कर्डलिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ चीज़, उसके बाद कुछ लिखता कि मैम ऐसा कुछ हो रहा है, कर्डलिंग कैसे हो रहा है, कि मैम प्रेसिपिटेशन हो गया या फिर आपका एक्यूमुलेशन हो गया है, तो ठीक होता, बट इन्होंने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में लिख दिया कि वो हेल्प करता है इसमें, तो इसका रीज़न सही नहीं है, इसलिए ये आंसर आपका असर्शन रीज़न ठीक नहीं है। दोनों ठीक बातें हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हमेशा ज़्यादातर क्या होता है असर्शन में, यहाँ जो दिया हुआ है ना उसी के रिलेटेड अगर आपका रीज़न होता है तो सही बात बैठती है, अदरवाइज ठीक नहीं है। यहाँ पे दोनों अलग अलग बातें हैं, अलग अलग स्टोरीज हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। हमने पढ़ा था इन सबको, इफ़ यू रिमेंबर करते हैं। एस्परजिलस नाइगर हमने पढ़ा था क्या बनाता है बच्चों, सिट्रिक एसिड बनाता है, यही था एस्परजिलस नाइगर। एसिटोबैक्टर एसिटी क्या करता है, हमारा एसिटिक एसिड बनाता है। देन हमारा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम क्या करता है, ब्यूटायरिक एसिड बनाता है, एंड लैक्टोबैसिलस ऑब्वियसली लैक्टिक एसिड बनाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर पी का 3 है, पी का 3 आपका आंसर वैसे ही आ गया, बी, ज़्यादा सोचना ही नहीं पर हमने सबको फिर भी यहाँ पे सॉरी देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क, कन्वर्ट इट टू द कर्ड एंड ऑल्सो इम्प्रूव द इट्स न्यूट्रिशन क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग। हमने पढ़ा था जब हमने लैक्टिक एसिड हमने कर्ड के बारे में पढ़ा था, सो दैट इज विटामिन B12, है ना, याद है, ये तो बहुत सिंपल है, सीधा सीधा आंसर है। विच ऑफ द कमर्शियल, ये बताओ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कौन कम कर रहा था, लाइपेजेस हमने देखा था मैम शर्ट पे से दाग हटाने के काम आ रहा था, साइक्लोस्पोरिन एक क्लॉट बस्टर था, एंड कोलेस्ट्रॉल कौन कम कर रहा था, आपका स्टैटिन कम कर रहा था। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या कर रहा था मैम, स्ट्रेप्टोकाइनेज हमारे इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को कम करता है, इम्यूनोसप्रेसिव एज हम यूज कर रहे थे। अगेन वन ऑफ द मैच ऑफ द फॉलोइंग ट्राई कीजिए। सी लैक्टोबैसिलस अगेन मैम क्या बनाएगा, कर्ड ही बनाएगा, तो ए का 2 3 में दिख रहा है, कोई बात नहीं, एक हटा देते हैं। एसिटोबैक्टीरिया एसिटी क्या कर रहा है मैम, एसिटिक एसिड बना रहा है, तो ये हो गया डी का फिफ्थ, ये वाला हटा दो ऑप्शन। चलो जी, एस्परजिलस नाइगर क्या कर रहा है बच्चों, एस्परजिलस नाइगर मैम सिट्रिक एसिड बनाता है, सो ये हो गया सी का 3rd। लो फंस गए, तो बी से आंसर निकलेगा। सैकरोमाइसिस सर्वेसी क्या कर रहा है आपका, सैकरोमाइसिस आपकी ब्रेड बना रहा है, बी का 4, तो बी का 4 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। डन, सिंपल। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन। चलो जी
क्या नाम था उस ऑर्गेनिज्म का, इफ यू रिमेंबर, तो आप ये आंसर कर पाएंगे। तो वो था आपका ट्राइकोडर्मा द फंगस। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम हेल्प यू इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोस्पोरिन, ना ही बोटाइलिकम, एस्पेजिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, इनमें से कोई भी नहीं था। कौन क्या बना रहा है उसके हिसाब से इन्होंने कुछ मैच करा है, कौन सा करेक्टली मैच है वो बताना है। मिथेनोबैक्टीरियम क्या लैक्टिक एसिड बनाता है? वो तो लैक्टोबैसिलस बनाता है, गलत। पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलिन बनाता है। एसिटोबैक्टर एसिटी अभी हमने पढ़ा एसिटिक एसिड बनाता है, एंटीबायोटिक नहीं। तो सैकरोमाइसिस सर्वेसी इथेनॉल बनाता है। ये एकदम सत्य कहानी है, सत्य बात है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली मैच्ड इन द गिवन टेबल, कौन रॉन्गली मैच्ड है वो बताओ। स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेस ठीक है। कौन सा रॉन्गली मैच्ड है वो बताना है हमें। स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेस ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम टैलिकम लाइपेज जो रिमूव कर रहा है वेस्टेन, ये बातें तो ठीक है, बट ये बात आपकी सरासर गलत है। यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे आपका बैक्टीरिया होता है, आपके नॉट बैक्टीरिया, आपके फंगस होते हैं। वन ऑफ द कैंडिडा लिपोलिटिका, आपका वन ऑफ द फेमस जो लिपेसिस बना रहा है, कैंडिडा। दिस कुड बी द राइट, अदरवाइज बाकी सब आपके ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर, ठीक है। कैंडिडा लिपोलिटिका इज द राइट आंसर हियर। इसके अलावा कैंडिडम, ये सभी लाइपेजेस आपके बनाते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट मतलब जो पेस्ट को रोक रहे हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखो ऑप्शंस और बताओ। देखो बच्चों, बायो कंट्रोल बोल रहा है, नॉस्टॉक एनाबीना हमने देखा मैम, ये तो बायो फर्टिलाइजर है, गलत। इसके बाद देखो बैसिलस टोबैको मोजाइक वायरस, एफिड्स। एफिड्स तो मैम खुद ही क्या है, पेस्ट हैं आपके। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा बैक्यूलोवायरस, बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस, ये हमें थोड़ा सा ठीक लग रहा है। इसके बाद ऑसिलेटोरिया मैम, ये और राइजोबियम, ये हमने पढ़ा था बायो फर्टिलाइजर में। ट्राइकोडर्मा क्या है मैम? ट्राइकोडर्मा इज ऑल्सो वन ऑफ द बायो कंट्रोल एजेंट, जो बेसिकली क्या करता है, आपके फंगस को रोकने में आपकी हेल्प करता है, फंगस की ग्रोथ को रोकता है। दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। मोज़ैक वायरस तो खुद ही मैम वायरस है, वो कैसे मैम बायो कंट्रोल कर रहा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू anaerobic sludge digester फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट? क्या डालेंगे उसमें? प्राइमरी स्लज डालेंगे, फ्लोटिंग डेब्रिस, एफ्लुएंट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट, या फिर एक्टिवेटेड स्लज? तो आंसर हमें सीधा सीधा दिख ही रहा है यहाँ पे, हमारा एक्टिवेटेड स्लज मस्ट बी द राइट आंसर ओवर हेयर, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एसिटोबैक्टर एसिडी प्रोड्यूसेस सिट्रिक एसिड, कतई नहीं। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी क्लॉट बस्टर, नो। पेनिसिलियम नोटाटम रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है। एंड मिथाइनोजेंस आर फाउंड इन एरोबिक, नो, एनारोबिक कंडीशन, ठीक है। तो एसिटोबैक्टर एसिडी आपका एसिटिक एसिड बनाता है। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी क्लॉट बस्टर नहीं है, वो तो आपका प्यारा प्यारा ईस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट
रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स, अगेन सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन है। प्राइमरी ट्रीटमेंट, सोचना नहीं है ज़्यादा कुछ, है ना। What gases are produced by anaerobic sludge digester? Methane and carbon dioxide only? No. Methane, hydrogen sulfide, carbon dioxide. एकदम सही बात है, ये तीनों आपने देखा था बन रही थी। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन, नो। नो, मीथेन तो इंपॉर्टेंट है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलो, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिवेटेड स्लज बच्चों आपको गिवन है यहाँ पे। सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन, आपको इनकरेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं, ट्राई करो। इनकरेक्ट चूज करना है, ठीक है, ध्यान से इनकरेक्ट चूज करना है, ना कि करेक्ट वन। चलो पढ़ते हैं। इट इज स्लज फॉर्म्ड ड्यूरिंग प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक बात है। इट इज स्लज फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक बात है। नेक्स्ट बोल रहे हैं, इट पोजेसेस फ्लॉक्स डिकम्पोज माइक्रोब, इट डजंट, ये तो उल्टा हो गया है ना। एक्टिवेटेड स्लज में तो फ्लॉक्स होते हैं, प्राइमरी में ना हो चल जाएगा। दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इट डजंट रिक्वायर एरिएशन, ऑब्वियसली प्राइमरी स्लज में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आपको एरेशन देना पड़ेगा, एरेशन टैंक होता है, ठीक है। A lot of decomposition occurs during formation of primary, no, it's solid waste का हम रिमूवर कर रहे थे, हमने पेबल्स और सॉइल्स निकाले थे, ऐसा कुछ था ही नहीं। वेरी लिटिल डिकम, नहीं उल्टा, ये भी गलत है। तो आपका सेकंड, थर्ड इज रॉन्ग, सॉरी सेकंड एंड फोर्थ इज रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर दिस बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टूड, आई थिंक सबको आ गया होगा समझ, सिंपल सिंपल नजर ही आ रहा है। ये अगेन हमें कुछ दिया हुआ है बच्चों, the given flow chart is representing the step of secondary and biological treatment of sewage, identified A, B, C, D, E. vigorous growth of passed into B, यहाँ पे vigorous growth हुई है किसकी, पहले सबसे पहले क्या बनेंगे आपके एरोबिक माइक्रोब्स, फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे फ्लॉक्स हो जाएगा, बाय बीओडी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे इंक्रीज होगी कि डिक्रीज हो जाएगी, विद टाइम यहाँ पे इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होती चली जाएगी। सो प्राइमरी क्या है आपका, प्राइमरी इफ्लुएंट होगा, ठीक है, जो कहाँ पे आया होगा बच्चों आपके इफ्लुएंट होगा, हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट पास हुआ हमारे एरेशन टैंक में, वहाँ पे एरोबिक हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज की ग्रोथ हुई, देन फ्लॉक्स एंड बीओडी विल गोइंग टू बी डिक्रीज फॉर श्योर। सो इफ्लुएंट एनारोबिक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही होगा, देन एनीथिंग एल्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एरोबिक टैंक, जहाँ पे बैक्टीरियाज की ग्रोथ होगी। तो अगर आपको आता है, आपको पता है कब कौन सा क्या स्टेप है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी आपको बिल्कुल भी। नेक्स्ट अगेन आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन। प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी स्ट्रज एंड प्राइमरी एफ्लुएंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में लार्ज एरेशन टैंक में भेजा, लार्ज एरेशन टैंक में भेजने के बाद आपने क्या करा, उसमें एयर प्रोवाइड करी, यहाँ पे हम ऑक्सीनेटेड एयर देंगे, ठीक। देन यहाँ पे फ्लॉक्स बना, फ्लॉक्स बना, फ्लॉक्स से फिर क्या हुआ आपका, फ्लॉक्स से मैम हमारा स्लज बना, स्लज फिर सेडिमेंटेशन टैंक में गया, जहाँ पे आपके क्या थे, थोड़े से ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से आइडिया लगाते हैं किस चीज़ की बात हो रही है, क्योंकि हमारे जो स्टेप्स हैं ज़रूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन भी वही सेम स्टेप फॉलो हों, हमें ABCD को आइडेंटिफाई करना है। तो हम तो ए को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ये क्या है आपका ऑक्सीजन एयर वाला ही होगा। लार्ज एरेशन टैंक में डालने के बाद क्या करेंगे, एजिटेशन करेंगे। तो एजिटेशन में आपका कौन सा स्टेप होगा, मैकेनिकल एजिटेशन, माइक्रोबियल डाइजेशन, डाइजेशन नहीं, ये दोनों तो हटा दो बच्चों, आपका ए या बी में से ही कोई ना कोई आपका राइट ऑप्शन होगा।
तो मैकेनिकल एजिटेशन ठीक है। फिर है फ्लॉक्स, फ्लॉक्स के बाद बी है, दोनों में हमें बीओडी गिवन है, हमें पता है बीओडी रिड्यूस हो जाती है, इंक्रीज नहीं होगी, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बीओडी घट गई। सेडिमेंटेशन के बाद एक्टिवेटेड स्लज गया, एक्टिवेटेड स्लज, देन एरोबिक स्लज, एक्टिवेटेड स्लज, एरोबिक स्लज, डाइजेस्टर में एक्टिवेटेड स्लज पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होने के बाद हमने इसको कहाँ डाल दिया बच्चों, स्लज डाइजेस्टर में डाल दिया। एनारोबिक होगा, एरोबिक नहीं होगा। और कोई ऑप्शन हमारा ठीक नहीं बैठ रहा है, एनारोबिक होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। एनारोबिक स्लज आपने डाइजेस्टर में डाला और वहाँ पे डालने के बाद एरोबिक स्लज डाइजेस्टर, जिसमें आप एनारोबिक बैक्टीरिया बेसिकली यूज कर रहे हो, वहाँ पे आपने एक्टिवेटेड स्लज को डाल दिया और आपका क्या बन गया, यहाँ पे बायोगैस का फॉर्मेशन हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी मस्ट बी द करेक्ट ओवर हियर। माइक्रोब यूज फॉर बायो कंट्रोल पेस्ट, बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर्स, बहुत अच्छे से आप इसको जानते हो, पहचानते हो। क्या यूज करा था बच्चों हमने, सैकेरोमाइसिस सर्विएसी नहीं था, आपका क्या था यहाँ पे, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। इसके सैशेज आपने डाले थे और सैशे के जो आपके स्पोर्स थे वो इन्होंने खाए थे, उनके गट में गए थे और फिर ये मर गए थे। नेक्स्ट ये कोई वेन डायग्राम गिवन है, इधर लिखा है फ्री लिविंग नाइट्रोजन, माइक्रोब यूज फॉर बायो फर्टिलाइजर्स, एक फ्री लिविंग गिवन है, एक आपका सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया गिवन है। तो क्या सही ऑप्शन होगा, चूज करो, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पी में आपको फ्री लिविंग बताना है, राइजोबियम और फ्रैंकिया दोनों ही फ्री लिविंग नहीं हैं, दोनों ही सिम्बायोटिक हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन छोड़े तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन पड़ते हैं। अगर आपको याद हो तो बेजर्निका हमने फ्री लिविंग में पढ़ा था और एनाबीना हमने सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पढ़ा था। अगर हमें पता है हमारे ये दो ऑप्शन एकदम सही हैं, ना ही हमने कहीं सिलेंड्रोस्पर्मम पढ़ा है, ना ही हमने टोटीफोथ्रिक्स पढ़ा है, टोटेफोथ्रिक्स भी हमने कहीं पर नहीं पढ़ा है। अगर हमें पूरा विश्वास है कि भाई यही ऑप्शन हमारे ठीक हैं, तो बिल्कुल आप अपने एग्जाम में, अपने पेपर में पी और क्यू आपने एकदम राइट है, आपको पता है हमारी गलती नहीं है, तो बिल्कुल आप अपने ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इवन दो आपको ये पता है कि और ऑप्शंस आपने नहीं पढ़े, बट आपको ये पता है कि ये वाला ऑप्शन मेरा ठीक है। दो तरीके हैं, या तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि भाई यही मेरा ठीक है, यही ठीक थे, मुझे याद है अच्छे से। दूसरा है कि ऑप्शन एलिमिनेशन, मुझे ये नहीं पता कौन सा था बट मैं एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकता हूँ। तो दोनों ही मेथड्स को आप अपने पेपर में, एग्जाम्स में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज आयो क्विज़ 2015 का वन ऑफ द क्वेश्चन है, नॉट प्रोड्यूस बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी, कौन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो योगर्ट हो रहा है, ब्रेड हो रहा है, विनेगर हो रहा है, एंटीसेप्टिक नहीं हो रहा है। सिंपल, ये तो सोचना भी ज़्यादा नहीं है हमें। नेक्स्ट ये कुछ बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरियाज का कुछ नंबर गिवन है, आपसे पूछ रहा है कि 1/9 ऑफ द ग्लास कब फुल होगा। ट्राई कीजिए इसको। थोड़ा सा मैथ्स लगेगा बच्चों इसमें। बोल रहा है एक नंबर, एक हमने बैक्टीरिया लिया, उसको प्लेस करा एक ग्लास में, 1 सेकंड में एक बैक्टीरिया से 3 बैक्टीरियाज बन जाते हैं। फिर आगे 3 से फर्दर 3 करते हुए बनाओगे तो 9 बन जाएंगे। ऐसे करके बैक्टीरिया डिवाइड करा है, सो एंड सो। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद आपने क्या देखा कि ग्लास पूरा भर गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि ग्लास 1/9 कब भरा होगा। थोड़ा सा मैथ्स लगेगा इसमें, ट्राई करो। 0 टाइम में 1 था, 1 में 3 था,
2 में आपका 3 का स्क्वायर हुआ, 3 से डबल 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 करते जा रहे हैं हम, तो 3 में आपका कितना हो गया, 2 को छोड़ो सीधा 3 में पहुंचो, 1 जब था तो 1 से 3 बने, 3 से कितने बने, इस 3 से 9 बने, ऐसे ऐसे करके आपका क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बैक्टीरिया का। अगर आप पूछ रहा है कि पूरे 1 मिनट में पूरा ग्लास भर गया, यानी 3 की मल्टीप्लिकेशन जैसे 60 हुआ, पूरा ग्लास हमारा भर गया। पूछ रहा है 1/9 कब भरा, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 1/9 को, इसको इससे कट करोगे तो 58 आ जाएगा आपका आंसर। तो 58 सेकंड पे वो 59 मतलब 1/9 ग्लास आपका भरा होगा। माइनस कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 58 आ जाएगा, मतलब काटना नहीं है, माइनस कर, ऊपर ले जाओ इसको, ऊपर ले जाके इसको माइनस कर देंगे। डिवाइड भी कर सकते हैं। रवि मिक्स 2 सबस्ट्रेट्स ए एंड बी, करो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। Ravi mixed 2 substrate A and B in a vessel and let it as it is. After a few hours, he detected alcoholic smell emanating from the vessels. Identify what A and B. तो भाई स्मेल आ रही है अल्कोहलिक, तो ईस्ट होना चाहिए, तो लैक्टोबैसिलस को तो हटाओ सबसे पहले, सैकरोमाइसिस ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन डालेगी फ्रूट जूस, फ्रूट जूस डालेगा मैम, जब उसको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तभी तो वो क्या कर पाएगा, ग्रोथ करके उसको कन्वर्ट कर पाएगा इनटू अल्कोहल। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होना चाहिए। पढ़ो इस क्वेश्चन को, करो, आयो क्विज़ 2019 का ये क्वेश्चन है। बोल रहा है इन द बेकिंग इंडस्ट्री व्हेन द डो इज प्रिपेयर्ड, व्हेन डो इज प्रिपेयर्ड वेरियस इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड टुगेदर विद द फ्लोर। ठीक है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट आपने फ्लोर के साथ डाले। एट वन इंस्टेंस द डो was fermented but failed to rise sufficiently during the baking process. फर्मेंट तो हो गया बट जितना उसको मैम राइज करना चाहिए था उतना उसने नहीं करा, तो मैम कुछ तो कमी रह गई। चूज द करेक्ट कॉज फ्रॉम द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज, क्या क्या कॉज हो सकते हैं कि डो आपका फूला नहीं। द सॉल्ट वॉज मिक्सड बिफोर द फर्मेंटेशन प्रोसेस वॉज कम्प्लीटेड, द सॉल्ट वॉज मिक्सड बिफोर द फर्मेंटेशन प्रोसेस वॉज कम्प्लीटेड। जब तक फर्मेंटेशन नहीं हुई उससे पहले आपने नमक डाल दिया तो फर्मेंटेशन प्रोसेस थोड़ी सी अटक गई। ठीक है। द शुगर वॉज एडिड इन एक्सेस, बहुत ही ज़्यादा शुगर डाल दे कि ग्रो ही नहीं कर पाए आपके बैक्टीरिया, क्योंकि शुगर भी एज अ आप क्या यूज़ करते हो मैम, हम यूज़ करते हैं ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ उतनी ना हो, क्योंकि वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है कि इसको बच्चों मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया शुगर ने। जैसे शुगर सॉल्यूशन पे आप आंवला और बहुत सारी चीज़ें रखते हो, सो दैट इज ऑल्सो एक्ट एज अ गुड एजेंट टू नॉट टू ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियाज। तो शुगर अगर एक्सेस में डाल दिया तो भी गड़बड़ है, तो ये भी गड़बड़ ही है। ईस्ट ग्रैन्यूल्स वर नॉट एक्टिवेटेड प्रायर मिक्सिंग विद द फ्लोर, प्रायरली आपको ईस्ट ग्रैन्यूल्स को थोड़ा सा एक्टिवेट करना होता है ताकि उनकी एक्टिविटी एनहांस हो जाए और फटाफट आपके शुगर को यूज करके क्या करे, कन्वर्ट कर दे इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। तो ये भी वन ऑफ द रीजन हो ही सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। तो दीज ऑल थ्री कुड बी द रीजन, हो सकते हैं तीनों ही रीजन हो सकते हैं कि आपका जो डो था वो क्या नहीं करा, उतना राइज नहीं करा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों, सी इज द ऑप्शन। ठीक है, तीनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट आइए, राजा की मम्मी है, IQGS 2021 का क्वेश्चन है। राजा's mother collects all the kitchen waste every day. ठीक है, very smart her mother is, and put it in a pot. She then adds a few cut pieces of old papers and a spoonful sour buttermilk. एक चम्मच भर के उन्होंने कुछ कागज डाले और एक चम्मच भर के उन्होंने बटर मिल्क यानी छाछ डाल दिया एंड उसको कवर कर दिया। कवर्स द सॉइल, इट नॉट स्कोर, कवर द सॉइल। शी कवर्स द पॉट एंड कीप इट असाइड व्हेन इंटरमिटेंट मिक्सिंग, विद इंटरमिटेंट मिक्सिंग ये सारा मिक्स करके डाल दिया उन्होंने। आफ्टर सेवरल डेज इट टर्न्स इनटू अ न्यूट्रिएंट रिच कंपाउंड टू ग्रोथ प्लांट। बढ़िया मेन्योर मिल गया, उसकी मम्मी ने फिर फर्दर अपने पेड़ों में डाल दिया। In context decomposition in this composting process, the most appropriate statement of the following, क्या आपकी most appropriate statement होगी out of these all? Paper act as a good source of carbon, ठीक है, while buttermilk gives a acidity to, नहीं mixture नहीं, buttermilk good source of protein, no, good source of starter bacteria, एकदम ठीक है, fat no.
सो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक होगा, हमें नज़र ही आ रहा है। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे बच्चों। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। कुछ ही चीज़ें अच्छे से अगर आप याद कर लेते हो तो आपके आंसर्स बहुत अच्छे से आप बना पाएंगे। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ी सी बहुत चीज़ें अगर आपको याद हैं तो फॉर श्योर आप इसको कर पाएंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छे से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, NA CGS पक्का निकलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।